अस्सलाम वालेकुम। वेट कर ले थोड़ा सा, पार्टिसिपेंट सारे आ जी जाएं। जी मैडम जी, 2 मिनट वेट करते। जी सर। स्टार्ट करें सर। जी मैडम। ठीक है सर। डॉक्टर साहब आप पहले 2 केसेस ले लीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी 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 मैडम। सर तो फिर आज ना मैंने सीएनएस और चेस्ट के केसेस कराने हैं। जो सीएनएस के हैं वो मेरे पास 7 केसेस हैं, और जो चेस्ट के थे वो 6 केसेस हैं। 7th मुझे बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा था, तो स्टार्ट करेंगे इस जी केसेस से। और मैं जो क्वेश्चन और आंसर जो उन्होंने पूछे थे, जो मुझे अब इस वक्त याद आ रहे हैं, वो मैं इंशाल्लाह ना सारे बता दूंगी, और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट केस डॉक्टर साहब साथ हैं। एज ऑफ द पेशेंट इज 4 month। जी डॉक्टर डॉक्टर साहब। सादिया है? अच्छा मैं बताती हूँ। जी, ओके मैं हूँ। ओके बताएं डॉक्टर सादिया आप। आप बताएं पहले। सर जिसको दे दें आप, मुझे ना वो पार्टिसिपेंट नजर जी नहीं आते। डॉक्टर साहब। Okay, this is the CT scan axial slice, plain CT image of the pediatric age group patient, in which I can appreciate that the bilateral lateral ventricles are dilated with the transepidermal CSF seepage. I can also appreciate mild prominence of the extraventricular CSF spaces, predominantly on the left side, and the ventricle system also appear mildly asymmetric. I cannot appreciate any brain parenchymal lesion, and there is no evidence of any calcification. And a subtle line of calcification can be appreciated at the at the no calcification नहीं आई है, ठीक है. So the findings are of bilateral lateral ventricular dilatation. I would like to see the other images for the dilatation of the other complete ventricular chain, and to find out the cause of the hydrocephalus. What is diagnosis? In this case, dilated ventricles with a cerebral atrophy and bilateral white matter hypoattenuation. The cause could be obstructive hydrocephalus. Other differential could be white matter disease, developing leukodystrophies.
Okay, if the age is 4 months and patient gives the history of prematurity. This can be due to hypoxic ischemic insult with developing ischemic changes and cerebral atrophy. Okay, hypoxic But I ischemic cannot changes. appreciate any cystic encephalomyelitic change. And I would like to rule out torch infection, but I cannot appreciate any calcifications in this image. Okay, ठीक है। तो आपने बताया कि ना हाइपर इनलार्जमेंट है वेंट्रिकल की और पेरीवेंट्रिकुलर हाइपरटेंसिटीज हैं। बेसिकली अगर आपको एज जो मेरा केस था ना दैट वाज क्वाइट थोड़ा सा डिफरेंस इससे। उसमें ये था कि ना वेंट्रिकुलर चेन डायलेटेड नहीं थी और एट्रोफी भी नहीं थी, लेकिन पेरीवेंट्रिकुलर हाइपोडेंसिटीज थी। ठीक है, सिस्ट नहीं थी, पेरीवेंट्रिकुलर हाइपोडेंसिटीज थी और एज ऑफ द पेशेंट वाज 4 मंथ। जब उसने कहा ना कि उन्होंने फिल्म लगाई उनका एज ऑफ द पेशेंट, बल्कि जो मैंने जो स्टार्ट मेरा सीएनएस से हुआ था, तो जो फिल्म वो लगाते थे आई फर्स्ट रीड द एज एंड नेम ऑफ द पेशेंट एंड आई स्टार्ट विद दिस इज द सीटी स्कैन ऑफ रियान एज 4 मंथ। फिर मैं उसको बाकी ना डिस्क्राइब करती थी, क्योंकि जैसे ही एक टिप है कि जैसे ही आप एज 4 मंथ लाइक अगर देखें अगर ये 60 ईयर में हो तो मैं उसको कहूँगी सिंपल एट्रोफी है, पेरीवेंट्रिकुलर सीवेज है। ठीक है, लेकिन जब मुझे 4 मंथ मैंने खुद पढ़ लिया उस पे, उन्होंने मुझे नहीं बताया था, तो मेरे डिफरेंशियल फौरन से ही चेंज हो जाते हैं। जैसे ही आप एज पढ़ते हैं ना तो आपके डिफरेंशियल फौरन से ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जब उसने 4 मंथ कहा ना तो फिर मेरे माइंड में एक ही चीज आई, वो थी पेरीवेंट्रिकुलर लेकोमलेशिया। ठीक है, हाँ, hypoxic ischemic. हाँ जी, हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफलोपैथी मतलब दैट इज द कॉज ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली सिटी जो है ना वो नॉन सेंसिटिव होता है इसके लिए, लेकिन वो हाइपोडेंसिटीज थी वो टिपिकली मतलब पूरी उसमें नहीं थी, ट्राइगोन पे ही थी इन द वाटरशेड एरिया। तो जब उसने 4 मंथ कहा तो मैंने कहा सर दीज आर hypodensities bilaterally along the frontal horn of the ventricles and no significant ventricular enlargement. I will take history of the patient. If there is prematurity, then I will label this as a periventricular decomalacia, and I will proceed with the MRI to see the any cystic changes because CT sensitive नहीं होता, उसमें हमें cyst नजर नहीं आती। ठीक है, बाकी Right. मैंने उससे बाकी मुझे नहीं याद कि मैंने उन्हें ना बाकी वो हेलिकोडिस्ट्रोफिस के बारे में कहा था या नहीं, क्योंकि वो पैटर्न इस तरह से था, सिर्फ पेरीवेंट्रिकुलर ही थे। ठीक है, तो वो उन्होंने मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया बिल्कुल, मतलब वो ऐसे स्टिल थे। मैं ठीक थी या गलत, ये मुझे बिल्कुल पूरे एग्जाम में नहीं पता लगा कि मैंने या ठीक बताया या गलत बताया, कोई भी मतलब ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था। इन्होंने फिर मुझे एक क्वेश्चन किया था कि does these changes persist in normal in neonate? तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा कि नो सर। हालांकि अब मैंने पढ़ा था रैनाट में। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, तो जो नियोनेट होती है ना तो उसमें ये वाली चेंजेस नॉर्मली भी प्रिसिस्ट करती हैं बिकॉज ऑफ द हाई वाटर कंटेंट एंड लो लेवल ऑफ माइलिनेशन that causes the Yes. hypodensities in the periventricular region। तो अगर मतलब ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो तो इसका आंसर यस बनेगा, नो नहीं बनेगा। ये फर्स्ट मेरा जो है ना वो था। इसके अलावा मुझे नहीं लगता मैंने कोई और डिफरेंशियल दिया था, बस मैंने यही लिको मलेशिया पे ही मैं ना स्टक हो गई थी, क्योंकि मुझे और कोई पॉजिटिव फाइंडिंग मिल ही नहीं रही थी और जो लोकेशन थी, और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। खैर ये उन्होंने फिल्म उतार ली थी इसी क्वेश्चन के बाद ही। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था, अगर मुझे कुछ और याद आ जाएगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, सेकंड केस ये Okay, these are the two exact slices. First is the T1 and second is the T2 weighted image at the level of the orbits. Here I can इसमें ये अब positional asymmetry आ रही है orbits के size में। हाँ ये पोजिशनल है। ठीक है। The other thing I can appreciate there is due to weighted high signals appreciated along the bilateral sinuses. I can appreciate that the right side sphenoid sinus is appears to be dilated and it is appearing isointense on the T1 and appearing hypointense on the T2.
if this T2 hyperintensity, I cannot appreciate any other lesion within the orbits. The intracoronal compartment appears normal. There is no evidence of any brain lesion, and the visualized part of the brainstem also appears normal. So the finding is likely at the level of the sphenoid sinus, which is appearing hypo on the T2. If there is a history of sinusitis, I would label this patient as having fungal sinusitis, as it is appearing low on the T2. And Okay. इसमें How you फिलहाल confirm T2 this? पे अच्छा फंगल कंफर्मेशन इसके अंदर हम लोग हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, अगर उसको साइनोसाइटिस मतलब उसको सिम्टम्स होंगे साइनोसाइटिस के। और सेकंड अब इसके अंदर T2 पे तो ये लो है, और ENT रेफरल, उसके बाद डायग्नोस्टिक इसकी टेस्ट लैब होते हैं? लैब डायग्नोस्टिक क्या टेस्ट, कराएंगे? हाँ हाँ लैब्स हो सकती हैं इसके अंदर। फंगल के लिए मेरे ख्याल में इसके अंदर वो उसकी वो स्वैब लेके और उसके बाद उसका टेस्ट करेंगे साइनसिस से। तो क्या नजर आएगा आपको उससे आप लेके? फंगल हाइफी। How much types of the fungal sinusitis? फंगल साइनसाइटिस के टाइप्स के अंदर हमारे पास इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव है, फिर एक्यूट एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस है, और हमारे पास क्रोनिक साइनसाइटिस है, इन्वेसिव, और दो और टाइप्स हैं, इसकी टोटल 4 टाइप्स हैं। Okay, can you name the एलर्जिक fungal? साइनस माइसिटोमा है, एक्यूट इन्वेसिव एंड क्रोनिक इन्वेसिव है। वो तो लंग्स में नहीं है। नहीं, ये फंगल साइनसाइटिस है। नहीं, साइनसाइटिस के कई टाइप्स हैं। नहीं, ऑर्गेनिज्म नेम आप बताएंगे? कौन सी आपकी एलर्जिक करती हैं, कौन सी आपकी इन्वेसिव करती हैं? चलो 2 ही बता दें, वैसे तो 3-4 है इनके टाइप्स के नाम, फंगल की टाइप्स। अब फंगल मतलब एज पर जो माइसिटोमा है उसमें आई थिंक एस्परजिलोसिस ही है, और बाकी मुझे सिर्फ इस टाइम एस्परजिलोसिस याद वो आ ये रहा ना है, बाकी एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है एक तो। हाँ जी, हाँ एस्परजिलस सही। वही याद आ रहा है, वही एस्परजिलस एलर्जी। म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस, हाँ सेकंड वो होता है। ओके, अच्छा एक और केस है इसके साथ, आप ये तो डिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर साइमा। जी ओके, these are the T1 post contrast images and the T2 weighted images at the level of the lateral ventricles, in which I can appreciate T1 enhancing lesion is appreciated at the level of the right parietal lobe, and it is giving hypotense signals on the T2 weighted image with the surrounding vasogenic edema and compression about the right lateral ventricle. On the post contrast, I can appreciate the thickening of the overlying meninges, giving the dural tail sign, and it is causing the buckling of the underlying gray white metal junction. But I cannot appreciate any overlying hyperostosis in this lesion, and it is causing heterogeneous enhancement. So this could be a case of atypical meningioma. The other differential with the dural tail sign could be pilocytic xanthoastrocytoma. Why it is And hyperintense on T2? hypointense, hypointense T2, sorry. This could be also representing the hypotensive signal on T2 could be fungal infection. This could be a brain abscess with the fungal brain abscess, क्योंकि इसमें T2 hypointense signals आ रहे हैं, और ये peripherally enhancing भी है, तो ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब मेनिंजियोमा से फंगल इन्फेक्शन पे आ गए। ये ना एक्चुअली मैंने T2 को भूल गया था, मैं T1 वो सिर्फ पोस्ट कंट्रास्ट देखना शुरू हो गई थी। अब T2 पे जो हाइपो चीजें आएंगी उसमें फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि अगर ये मैस होगा तो T2 पे जो है ना वो हाइपो नहीं होगा। मेनिंजियोमा जो है ना वो आइसो होता है, इतना हाइपो नहीं होता। ठीक है, कोई और इसका आंसर देना चाहेगा? यस मैम, मेनिंजियोमा में जो हाइपरटेंस सिग्नल्स आते हैं वो कैल्सिफिकेशन की वजह से होते हैं। जो एटिपिकल मेनिंजियोमास होते हैं वो T2 पर और T1 पर हाइपरटेंस सिग्नल्स देते हैं।
तो दोनों पे लो सिग्नल देगा ना। जी। और एक बात और, इसमें ये इंट्रा पेरेन्काइमल नहीं है, कैसे आप इसको एब्सिस कलेक्शन बोल, ये एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल है और इसमें इनहेंसमेंट भी आ रही है। 42 पे वेरी लो सिग्नल है, ये क्वेश्चन 1 पे हाई है। मेलानोमा के मेट्स हैं ये। ठीक है। अच्छा मैम मरियम, ये फिर कैल्सिफाइड मेनिंजियोमा बना ना? अच्छा देखें, मेरे पास ना जो केस था ना, बेसिकली मुझे वो केस नहीं मिला। मैंने बहुत ज़्यादा नेट से ढूंढा। वो केस इस तरह से था कि मल्टीपल इमेजेस थे और वो बहुत ही पुरानी सी फिल्म थी। ठीक है, वो पूरे ब्रेन के इमेजेस थे, लेकिन उन्होंने ना स्कल को ज़्यादा, बेस ऑफ स्कल को ना प्रोमिनेंट किया हुआ था। ठीक है, उस पे जो इमेज था ना, वो उस तरह का इमेज था, लाइक दिस वन। ठीक है, दिस वन, ये वाला। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सियल ही था, सुप्रासेलर ही था। ठीक है, बट जब यहाँ पे था ना सेलर में, तो ऐसे था, उसकी कोई बाउंड्री नहीं थी। लाइक मैं कहूँ कि कोई बाउंड्री थी या इस तरह से ऐसे था, ऐसे ना मैं उसकी बाउंड्री बना रही थी ना मुझे कुछ समझ आ रहा था। ठीक है, तो मैंने देखा ना, तो जो मुझे एक चीज उस वक्त आई ना कि दिस इज, मतलब वो बिल्कुल डार्क था, जैसे आपने अभी मेनिंजियोमा का केस देखा है, तो वो बिल्कुल डार्क था। तो मैंने कहा कि सर दिस इज द एक्स्ट्रा एक्सियल सुप्रासेलर mass and it is appear hypo on T1, but at the same time that was hyper on T1 also। तो जब वो हाइपर T1 पे था ना, तो मैं बहुत इतनी कंफ्यूज हुई कि मैं कहूँ कि अगर फंगल हो तो उसको हाइपो होना चाहिए T1 पे। और मैंने कहा कि सर इफ देयर इज इफ इट इज अ फंगल मैस, देन इट मस्ट बी हाइपो ऑन T1 आल्सो। मुझे ये हाइपो इंटेंस लग रहा है ऑन T2 पे, मतलब डार्क था, बिल्कुल डार्क था, जेट ब्लैक था। तो मैंने कहा सर आई हैव ओनली टू डिफरेंशियल इन दिस केस, एज आई कैन नॉट अप्रिशिएट एनी सिग्निफिकेंट मेनिंजियल म्यूकोजल थिकनिंग इन एनी मिनट। मुझे कहीं पे भी बस एक मुझे जो मैक्सिलरी साइनस थी ना, उसमें थोड़ी सी थिकनिंग लग रही थी, बाकी सारी बिल्कुल साफ सुथरी पड़ी थी। मैंने कहा सर मुझे I cannot appreciate, so I will give the differential of the fungal sinusitis. Other differential is the calcified meningioma, because that calcification appears jet black just like fungal sinusitis. तो उसके अलावा मुझे वो बस मैं ऐसे ही देख रही थी, जैसे अब आप कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, ये कैल्सिफिकेशन T1 पे भी डार्क आनी चाहिए ना? हाँ, लेकिन देखो ना, ये भी इन्हांस कर मैम ये गया तो ना। ये वाली T1 पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेज है ना? हाँ, तो एंड मुझे इतनी वहां पे ना, वो एक तो पुरानी थी, उस पे इतना नजर भी नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा सर इट मस्ट बी, तो मुझे जब उन्होंने टीचर उतारी ना फिल्म, तो उन्होंने कहा दैट वाज एक्चुअली ऑल T1 पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस। मतलब मुझे T1 उन्होंने दिखाया ही नहीं था, या मुझे कहीं नजर ही नहीं आया। बहरहाल वो T1 पोस्ट कंट्रास्ट थे और T2 इमेजेस थे। इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गई। तो मुझे उसका डायग्नोसिस अभी भी नहीं पता, या तो वो कैल्सिफाइड मेनिंजियोमा था, बहरहाल था वो सुप्रा सेलर, इसी जगह पे था। और इतना को वेल डिफाइंड सा नहीं था, वो इतना था ना कि वो बंदा को देख के ना ऐसा लग रहा था कि यार ये दो ही चीजें हो सकती हैं, या कैल्सिफाइड मेनिंजियोमा हो सकता है एक्स्ट्रा एक्सियल, या ये फंगल साइनोसाइटिस होता है। मैं इसी में ही मतलब स्टक हो गई थी दोनों चीजों में। तीसरा मैंने डिफरेंशियल बताया नहीं ना, उन्होंने मुझे मतलब कुछ कहा ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उन्होंने फिल्म उतार ली बस। मैंने उन्हें दो ही कहा, मैंने उन्हें सिंगल पे नहीं कहा। मैंने कहा सर मुझे नहीं मिल रही इसमें कोई भी म्यूकोजल थिकनिंग, सो मैं इसमें दोनों ही रखूंगी। आई विल प्रोसीड विद द सीटी स्कैन आल्सो। मैं सीटी स्कैन के साथ कोरिलेशन इसका करूंगी कि इसमें जाहिर बात है थोड़ा बहुत तो अब डिफरेंस आ जाता है ना फंगल का। एंड आल्सो हिस्ट्री ऑफ द हाँ, पेशेंट। उसमें कैल्सिफिकेशन होंगी और इसमें सिर्फ हाइपरडेंसिटी आएंगी। हाँ, इसमें आ सकते हैं, इसमें भी होती है कैल्सिफिकेशन, लेकिन उस तरह का तो नहीं होगा ना कि वो बिल्कुल कैल्सिफाइड होगा। हाँ, तो थोड़ा कैल्सिफाइड सा नहीं इस होगी। तरह, बस मैंने फंगल भी नहीं कहा, मैंने कहा सर म्यूकोर माइकोसिस एंड अदर डिफरेंशियल इज द कैल्सिफाइड मेनिंजियोमा। पता नहीं क्या था, बहरहाल उन्होंने वो फिल्म उतार ली। गल तो उस पे T1 पे भी लो नहीं आएगा? हाँ जी, T1 पे लो आना चाहिए, लेकिन मुझे उस फिल्म में T1 नहीं मिला था। मतलब जो मैं जिसको T1 कह रही थी ना, वो पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस थे, और वो मैस बड़ा सारा था। मुझे पता नहीं ना वास्कुलरिटी क्यों इतनी अच्छी नहीं फील हो रही थी। अजीब सी फिल्म थे, या उन्होंने सिर्फ पोस्ट कंट्रास्ट और T2 ही लगाए थे, T1 लगाया ही नहीं था। दो ही पॉसिबिलिटीज थी उस वक्त। बेसिकली जब आप एग्जाम दे रहे होते हो ना, होगा, क्योंकि ये देखिए ना एक्स्ट्रा एक्सियल तो वही हो सकता है ना, T1 कंट्रास्ट एनहांसमेंट पे वो एनहांसमेंट दे रहा है और T2 पे वो बिल्कुल ब्लैक आ रहा है। हाँ लेकिन लेकिन अब जो कैल्सिफाइड रीजन होगा वहां पे तो नेस्मेंट नहीं आएगी।
नहीं नहीं, ये देखें, ये तो एग्जाम्पल है ना, ये देखें, सारा अच्छा कैल्सिफाइड है और सारा इनहांस कर रहा है। कैल्सिफाइड ठीक है। कैसे इनहांस करेगा? मैम T1 कैल्सिफिकेशन T1 पे हाइपर भी आ सकती है कभी कभी। बिल्कुल आती है, T1 पे हाइपर आती है, हाइपो आती है, हाइपो हाइपर डिपेंड कर रहा होता है कि उसके अंदर उसका केमिकल मिक्सचर कौन सा है। मतलब जैसे जैसे उसकी केमिकल चेंज होते रहते हैं तो उसके सिग्नल्स ऑल्सो चेंज हो जाते रहते हैं। अब ये देखें, बिल्कुल कैल्सिफाइड है और ये बिल्कुल इनहांस कर रहा है। तो ये अब एविडेंस बेस्ड केसेस हैं, इसमें अब बंदा क्या कह सकता है। मैम ठीक है। ये जो एक्चुअली ये है क्या जो ड्यूरल बेस लग रहा है हमें स्कल में? नहीं नहीं, ये तो मेनिंजियोमा है, कैल्सिफाइड मेनिंजियोमा है ये। दिस इज द केस ऑफ ओके कैल्सिफाइड मेनिंजियोमा। इसीलिए मैंने ओके इसको लिया कि आप लोगों को समझ आए कि कैल्सिफाइड मेनिंजियोमा भी फंगल की तरह ही लग सकता है। मतलब अगर वो सुप्रासेलर होगा, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी, तो इस तरह से। और मैम जो आपने मेलानोमा के मेट किए हैं तो अगर वो भी तो ऐसे लग सकते हैं क्योंकि T1 पोस्ट कंट्रास्ट पे तो वो इनहांस ही करेंगे। वो तो इंट्राएक्सियल होंगे, एक्स्ट्राएक्सियल तो नहीं होंगे मेलानोमा के। और ओके इंट्राएक्सियल होंगे मैम, और उनका एडिमा भी ज्यादा होगा ना, इसका तो एडिमा भी नहीं ड्यूरेटेल है। साइन भी नहीं आएगा। और वो T2 पे हाइपो तो नहीं है। T2 पे हाइपो होते हैं, T1 पे T1, हाँ, रिवर्स होते हैं ना उनके सिग्नल। तो T1 पे हाइपर आएंगे, T2 पे हाइपो आएंगे। ठीक है। और बस ये केस के बारे में मुझे इतना ही याद आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस कोई ले ले। So these are multiple images of the MRI of the brain, axial, coronal, and coronal images. T1, T2 weighted flare as well as T1 post contrast images, in which I can appreciate there is abnormal signal intensity lesion seen, that is intraorbital and extracornal compartment, that is hypointense on T1 weighted image and hyperintense on T2, and flare sequences. It is well defined. It is showing enhancement on post contrast images. However, it is abutting the optic nerve on the right of the right optic nerve. There is no bony erosion destruction appreciated. Uh, it is not extending into the orbital canal, or there is no intra and parenchymal or brain extension of this lesion. Also, features are consistent with hemangioma. Likely, other differential would include optic nerve glioma. Third is lymphoma. Optic nerve glioma, how you can say that this is optic nerve glioma? वो तो नहीं हो सकता, वो तो ऑप्टिक नर्व को सराउंड करेगा। फिर आपने डिफरेंशियल क्यों दिया है? नहीं, उसको मैं रिव्यू करती हूँ अपनी फाइंडिंग। ठीक है। आपने बताया हेमेंजियोमा, इज दिस इज कैवर्नस और कैपिलरी हेमेंजियोमा? ये तो कैपिलरी लग रहा है। हाउ यू कैन से दिस इज नॉट कैवर्नस, दिस इज कैपिलरी? मैम कैवर्नस में वही फ्लूइड्स आएंगे ऐसे, और उसके नाइडस भी हमें मिलेगा। ठीक है। केस आपने सही बताया कि ये इंट्राकॉर्नल रेट्रोबर्बर मैस लियन है, लोब्यूलेटेड सा है, ठीक है। और सिग्नल्स भी आपने ठीक बताए, लेकिन एंड आपने इसका खराब कर दिया। ठीक है, डिफरेंशियल भी आपने ठीक बताया, दिस इज हेमेंजियोमा। बेसिकली जब भी आप में इस तरह का केस आए ना, जो बिल्कुल प्यारा सा पड़ा है, रेट्रोबर्बर पड़ा है और उसके इतने सारे प्यारे सिग्नल हैं, और कॉर्नल बेसिकली वो लगाते इसीलिए हैं कि आप देख सकें कि ऑप्टिक नर्व को उसने डिस्प्लेस किया हुआ है। ठीक है, और कॉर्नल का इसमें कोई इतना रोल नहीं है। ठीक है, आपने सही बताया कि ऑप्टिक नर्व इज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, बट दिस इज अ केस ऑफ कैवर्नस हेमेंजियोमा। आप जब भी देखें कैवर्नस हेमेंजियोमा और कैपिलरी हेमेंजियोमा की लोकेशन बिल्कुल डिफरेंट है। दैट इज इंट्रा कॉर्नल इन रेट्रोबुल्बर, और वो एक्स्ट्रा कॉर्नल होता है ज्यादातर। ठीक है, वो होता है, वो एक्स्ट्रा कॉर्नल होगा और वो उसकी लोकेशन यहाँ पे होगी ज्यादातर, इधर या इधर।
ठीक है, और वो एक सर्पिजीनियस सा इरेगुलर सा मैस होगा, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, ये बड़ा बिनाइन सा होता है। उसके अगर ना साइनसेस है ना, साइनोसाइड्स हैं, और वो कैपिलरीज हैं। आप खुद सोचिए कैपिलरीज की पैथोलॉजी मतलब वो किस तरह से हिस्टोलॉजी होगी, वो बिल्कुल ऐसे रन कर रही होंगी आउटपुट से। ये बिल्कुल कैवर्नस हैं, रेट्रोबर्बर रीजन में होती हैं, और इस तरह से कैवर्नस और कैपिलरीज के आप डिफरेंसेस पढ़ लीजिएगा दोनों के ना। वैसे उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा था, बिकॉज मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि मुझे ये मैथ्स लग रहा है, दिस इज अ कैवर्नस हेमांजियोमा। अदर डिफरेंशियल इज द लिम्फोमा, विल प्रोसीड विद द सीटी स्कैन। आप देखिए ना, जब आप एमआरआई देख रहे हैं तो आपने ये लाजमी कह देना कि मैं सीटी स्कैन देखूंगी। सीटी स्कैन हुआ होता है पेशेंट का जो एमआरआई की तरफ जाता है। कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ तो नहीं, मेरे ख्याल से कोई एमआरआई डायरेक्ट करवाता है, सीटी स्कैन कराते हैं पहले उसका। आप कहीं सीटी स्कैन देखूंगी उस पर लिम्फोमा या हाइपरटेंस आता है। मैंने 2 ही डिफरेंशियल दिए थे, तो मैंने दोनों को थोड़ा सा ऐसे कर दिया था कि मैं लिम्फोमा को देखूंगी, दैट विल अपीयर हाइपरडेंस, एंड कैवर्नस हेमांजियोमा के जो है ना वो डेंसिटी डिफरेंट होती है। तो इस तरह से मैं दोनों को डिफरेंशिएट करूंगी। और लिम्फोमा इज मोस्टली हमारे पास होता है लेक्रिमल ग्लैंड्स और इस तरह के ना लैटरल साइड पे होता है, बायलैटरल होता है, तो वो मैं लेस लाइकली रखूंगी उसमें। मेरा मोस्ट लाइकली डिफरेंशियल इज द कैवर्नस हेमांजियोमा। मतलब आपने एंड इस तरह से करना होता है, जब आपको एक केस अच्छा अच्छा नजर आ रहा है सादा सादा सामने सामने से ना, तो फिर आप उसको एंड एक ही पे करो और उसको लॉजिकली आप एंड करो कि ना सर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके ये फीचर होते हैं, सिटी पे ऐसा आता है, ये आता है, तो मैं इसको इसमें ही रखूंगी। केस आसान है, नजर आ रहा है, तो ये उसको आप अच्छा सा वाइंड अप करते हैं। तो उसको मैंने बस ऐसे ही किया था, उसने भी फिल्म उतार ली थी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था मुझे। अच्छा, वैसे ये मेरा लास्ट केस था, लेकिन ये दरमियान में ही आ गया, तो ये बता दे कोई। These are two images of the contrast enhanced CT examination of the neck, axial and sagittal reformated image, in which I can appreciate there is an abnormal heterogeneous density mass lesion is seen at the level of the mandible, angle of the mandible. This is showing multiple areas of calcification and heterogeneous mass lesion. So I would like to go on workstation to review the rest of the images to look for the epicenter of the mass lesion. Either this is arising from the parotid gland or separate from the parotid gland. I would put the differentials in this mass lesion. Likely मैम ये कैल्सिफिकेशन ही है ना, प्लेन फिल्म है ये? हाँ जी, जैसे कंट्रास्ट भी आ रहा है, लेकिन ये है गैसिफिकेशन से। अच्छा, तो इसमें फिर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा और वॉर्थिन्स ट्यूमर, पैरोटिड ग्लैंड के जो ट्यूमर्स होते हैं वो रख लेंगे। अदर बोनी ओरिजिन के मेसेस भी रख सकते हैं, ऑस्टियोसार्कोमा। ठीक है, नियोप्लास्टिक लियन है बेसिकली है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इतना हम उसको थोड़ा सा बिनाइन में ही लेते हैं, और वार्थिन को भी हम इतना उसमें नहीं लेते। तो बेसिकली मुझे वो केस सेम तो नहीं मिला था। तो ये वाला जो केस है ना, दैट इज म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा। आप देखिए ना, इरेगुलर सा है, हेटेरोजेनसली एनहांसिंग है। फिर आपने इसका नेक्स्ट क्या करवाना है? अगर आपने प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा कह दिया है, तो आप नेक्स्ट क्या करवाएंगी? हाउ यू कंफर्म दैट केस? बायोप्सी होगी, बायोप्सी। आई वुड कंफर्म द केस बाय एडवाइजिंग बायोप्सी। एमआरआई को आप कैसे भूल सकते हैं जब आप पैरोटिड का मैच देख रहे हैं? अच्छा, देखिए, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा के, वार्थिन ट्यूमर के, म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा, इन सबके सिग्निफिकेंट एमआरआई फीचर हैं। मतलब इसने नर्व्स के थ्रू जाना है, उसने जो है ना प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा बल्ब साइन देगा T2 पे। वार्थिन ट्यूमर की एक अपनी है, वार्थिन ट्यूमर मतलब ओल्ड एज में होता है ज्यादातर, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की अपनी एज है। म्यूकोएपिडर्माइड हम देखेंगे न्यूरोवास्कुलर। आपने इस केस को इस तरह से फाइंड आउट मतलब फाइंड अप करना होगा कि I will proceed with the MRI of the patient. However, this is a malignant lesion, malignant looking lesion. It is not a well defined. वो hyperdense होता है ज्यादातर, this is enhancing mass lesion है। तो मैं इसके MRI फीचर देखूंगी। if it is coursing through the nerve, then उसमें 2 ही आते हैं, एक म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा है और सेकंड वन कौन सा है, कोई बताए? 2 थे।
Adenoid cystic carcinoma. हाँ जी, एडनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा, वो 2 थे। ठीक है, तो इसकी जो लुक है ना, दैट इज नॉट लाइकली प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। आप मतलब जो लुक, बेसिकली हमने लुक को देखना है ना, रेडियोलॉजिस्ट का काम है उसने देखना है। हमें देखने से ये कार्सिनोमा ही लग रहा है। हमने एमआरआई करवाया, एमआरआई पे हमें थोड़ा सा और श्योर हो गया, तो उसके बाद हम हिस्टोपैथोलॉजी की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो जो मेरा केस था ना, दैट वाज लास्ट केस। उस वक्त बेल बज चुकी थी, मतलब उन्होंने ऐसे लगाया तो पीछे से बेल बजी, तो उन्होंने अभी लगाया, मुझे पता लग गया कि अब मैं इसको नहीं डिस्क्राइब कर सकती। मैंने कहा सर, दिस इज नियोप्लास्टिक मैस ऑफ मोस्ट लाइकली नेक, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पैरोटिड ग्लैंड। उन्होंने कहा पैरोटिड ग्लैंड, मुझे फिर समझ नहीं आई। एंड मैंने कहा विद मल्टीपल, आपने लिम्फेडिनोपैथी नहीं बताया, देयर वाज सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी एट दैट मैच। मैंने कहा सर, सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी, जब मैंने उन्होंने नियोप्लास्टिक मैस कह दिया, लिम्फेडिनोपैथी कह दिया, नेक मोस्ट लाइकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पैरोटिड ग्लैंड, उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी। खैर, उन्होंने वो उस वक्त, मतलब मुझे 10 सेकंड मिले होंगे शायद इसके लिए, तो वो उन्होंने उतार के रख दी थी, लास्ट फिल्म थी। ठीक है, तो नेक का मैस था, जिसका भी था, जिस तरह से था, बस मैंने उन्हें इतना ही बताया था कि नियोप्लास्टिक मैस है विद लिम्फेडिनोपैथी। मैंने अभी एमआरआई कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने वो फिल्म उतार के रख दी थी। ठीक है, तो इन पैरोटिड के आप पढ़ लें, और इसको फर्दर आपने क्या क्या करना है ये आप लाजमी, थोड़ा थोड़ा सा होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें होती हैं। आप मेंटली वहां पे ना 100% नहीं होते, आप 70% होते हैं, 30% आप, वो एग्जामिनर भी मुझे नहीं लगता आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि 100% होगा। लेकिन आप अपने आप को ना बोल बोल के, जैसे अब आपने ये केस बोला है ना, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। जब आप एग्जाम में जाएंगी ना, तो आप इसको एंड तक पहुंचा के आएंगी, क्योंकि आपने आपसे यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया। तो मैं भी अपने, जब मैं तैयारी कर रही थी ना, तो इसी तरह से करती थी, कहती थी गलत ही हो जाएगा ना, कुछ नहीं होता। लेकिन वो चीज़ मुझे एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा दे गई थी, ये बोलने वाली चीज, बार बार बोलना, रिपीट करना उस बात। बहुत सारी मिस्टेक्स मैं करती थी, बहुत सारी, लेकिन वो मिस्टेक्स से मैं बहुत ज्यादा सीख गई थी चीजों से। लेकिन मैं, जाहिर बात है, मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट थी, बस ये तो लक होती है, लक बेस्ड होती है। मुझसे बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा आता था, लेकिन उनकी लक उस वक्त नहीं चली। डिपेंड कर रहा होता है आपका एग्जामिनर कैसे है। मैम आपका कौन सा सिटी था? ये मेरा लास्ट एग्जाम था जो अभी दिया था। नहीं, मतलब कौन सा सिटी था? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची? हाँ, लाहौर था। ओके। लाहौर था, हाँ जी। एग्जामिनर्स के कोई फेस इम्प्रेशन नहीं थे, जब मैं दे के आई थी तो मुझे मतलब श्योर था कि मेरा पास नहीं होगा कम से कम, ये अटेम्प्ट मेरी पास नहीं होती। मुझे श्योर वाह। था, जिस तरह से उन्होंने मुझे दिया था, मतलब वो अग्रेसिव भी नहीं थे, लेकिन खुश भी नहीं थे। सीएनएस के टेबल के बाद तो मुझे ऐसे लग रहा था कि सीएनएस तो मेरा गया, बिल्कुल गया, पता नहीं अब कैसे था। मतलब ओके। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, चला गया है तो खैर है, नेक्स्ट। अब वैसे भी मैंने कहा एग्जाम तो फेल हो ही गया है, तो नेक्स्ट जो स्टेशन है उनको सही तरीके से कर लेती हूँ। मतलब मैं इस फिक्र से निकल गई थी कि मैंने एग्जाम पास करना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट स्टेशन ही इस तरह से हुआ था ना, कि मुझे किसी केस का भी कोई श्योरिटी नहीं थी। तो मैं इस उससे फर्स्ट के बाद मैंने कहा मेरा एग्जाम तो वैसे ही खत्म हो गया, तो बस बाकी जो स्टेशन है ना, उन पे मैं बता दूंगी जो चीज़ मुझे नजर आएगी। तो इस तरह से ना मुझे वो फेयर ऑफ पास होना वो मेरे अंदर खत्म हो गया था। बाहर जाके मैं जो रोई थी तो रोई थी, मगर उस वक्त मैं ना इस स्टेज से बाहर आ गई थी कि मेरा नहीं है बस। मैम चलिए ये लास्ट वाला, वाले केस में बोनी इरोजन थी। मैम ये आपका लास्ट टाइम था, पिछला वाला? नहीं, मेरी सेकेंड अटेम्प्ट थी। अच्छा। ये बोनी यूरेनियन नहीं है, इसमें थोड़ी सी है, यहाँ पे आप देखिए ना मैंडिबल की इस तरफ, ये जी बेसिकली मैम। मिलिग्नेंट है ना। हाँ जी, उस वक्त खैर मैंने ये नहीं बताया था। मैं अपना अगर एग्जाम, ये जो है ना हमारी सीरीज, ये मेरी एग्जाम, जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, वो मैं अपना शेयर कर रही हूँ। एग्जाम में तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैं ये बता रही हूँ कि डेफिशिएंसीज थी, चीजें चीजें रह भी गई थी, 100% नहीं थी। लेकिन अप्रोच को मैंने नहीं छोड़ा था, स्टक, आई वाज स्टकिंग टू द, मतलब जो मेन आपका प्रोटोकॉल होते हैं ना, उनको मैंने प्रोटोकॉल को मतलब कहा था कि इसको ये टाइम बहुत कम होता है ना, तो आप इतनी ज्यादा फाइंडिंग लंबी नहीं बता सकते, आपको मेन पॉइंट्स बताने होते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट बता देना होता है, और आपने अपने जो डिफरेंशियल दिया होता है उसको भी डिफेंड करना होता है। तो मैं बस यही काम कर रही थी जल्दी जल्दी से। ठीक
ठीक है, ये वाला केस नेक्स्ट ले लें। ठीक है. Okay, ma'am, I'm presented with Excel images of MRI brain. The first one is the T2 weighted image, and the second one appears to be T1 weighted image. Here I can appreciate an extra axial, well-defined longitudinally ovoid lesion, which is centered at the right CP angle, cerebellopontine angle, which is causing the underlying buckling of the brain parenchyma, abutting and buckling the underlying right cerebral right pontine region. Also, it is slightly shifting the basilar artery towards the contralateral side. However, it is not encasing or invading the basilar artery. The rest of the brain parenchyma, the visualized fourth ventricle, appears to be unremarkable. The sinuses and orbits are also normal, and the lesion to me appears to be heterogeneously iso-intense on the hypo to iso-intense on the T1 weighted image, and hyper-intense on T2 weighted image, with slight dirty altered signals within. So my top differential based on my description would be of the right CP angle would be epidermoid cyst. The second meningioma इसलिए नहीं क्योंकि it's not that way, और ये जो है ना मैम ये एक ही केस है ना दोनों. हाँ जी, सेम है. हाँ जी, meningioma इसलिए नहीं क्योंकि एक तो ड्यूरल टेल साइन भी नहीं है, and it is not उस तरह से मुझे अच्छा एनहांसमेंट तो है नहीं बोस कंट्रास्ट, तो वो वाला मुझे फैक्टर नहीं लग रहा. और इट अपीयर्स टू बी मोर ऑफ अ सिस्टिक लीजन, तो कुड बी एपिडर्मोइड सिस्ट है. नो फैट डेंसिटी अप्रिशिएटेड विद इन इट, तो डर्मोइड निकल जाएगा. schwannoma का भी नहीं है ये वाला. सो टॉप डिफरेंशियल वुड बी ऑफ द एपिडर्मोइड सिस्ट. How you confirm this? Epidermoid or Ma'am, I will confirm it on 2 more sequences of MRI. Could either have a DWI, diffusion weighted image, or could have a flare signal, because in DWI it will show restriction, and on flare sequences it will not be attenuated as in just arachnoid cyst वगैरह होती है. Purely it's not purely a fluid attenuation. okay. What are the location of the epidermoid or the dermoid in the CNS? Okay, dermoid cyst usually happens to be in the midline, and epidermoid is off the center of midline हो सकती है. It is most common location is at the CP angle. Rest it can also occur in the subcutaneous tissue, scalp में हो सकती है ये. और epidermoid cyst जो है anywhere extra axial कहीं भी हो सकती है. Other common जो है it is along the CP angle or on the subcutaneous tissue in the brain. Okay. Can you mention the content of the dermoid and epidermoid? How they are differentiated? Yes, ma'am. by the content? Epidermoid and dermoid can basically be differentiated on the basis of fat density and the specs of calcification. However, epidermoid is basically consists of keratocysts and the keratin material. जिसकी वजह से it can also give that lamellated appearance on MRI if it is composed of squamous layers of squamous tissue. Keratin होती है, so there's a risk of squamous cell, little risk of squamous cell carcinoma developing into an epidermoid cyst due to its contents. Dermoid जो है वो ज़्यादातर mainly इसमें आपको fatty content देगी, and if there is a ruptured dermoid उसके फिर आपको fat droplets भी नजर आ सकते हैं in the brain parenchyma. From where this fat droplets comes? Means They इसके come from the rupturing of the dermoid cyst. जी. मतलब इसकी formation क्या है? Dermal layers के बारे Basically, में. ma'am, epidermoid एपिडर्मोइड all three layers जो है ना it's only from a single layer, which is the superficial most layer या squamous cells की जो नहीं. एपिडर्मोइड तो मेरे ख्याल से सारी लेयर्स की तो कंपोजिशन नहीं होती है एपिडर्मोइड की. dermoid consists of derivative. एपिडर्मिस है और dermoid में all three जी, layers हैं. एपिडर्मस सुपरफिशियल. हाँ जी. और जो dermoid is from all the 3 derivatives, जिसमें फैट भी आएगा, टूथ भी कैल्सिफिकेशन हो सकती है, फ्लूइड भी आ सकता है, स्केमस सेल्स भी आ सकते हैं उसमें. ठीक है. Okay. Is dermoid rupture is an emergency? एक सेकंड मैम. हाँ जी मैम, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आ रही है. रप्चर्ड dermoid cyst जो है it is मैम वैसे तो dermoid cyst जो है if it contains that Rokitansky nodule तो भी वो आपको ऑपरेट करनी होती है, but if it is ruptured तो it can cause an emergency also, क्योंकि उसके जो ruptured fat droplets होते हैं they can go into the brain parenchyma, can also cause fat embolization.
केमिकल ना meningitis. बाबा केमिकल मेनिंजाइटिस। Chemical अच्छा meningitis. केमिकल मेनिंजाइटिस ठीक है केमिकल मेनिंजाइटिस ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। आप 2 चीजें और बता दें, व्हाट इज ब्लैक एपिडर्माइड एंड व्हाट इज व्हाइट एपिडर्माइड? इतना मुझे याद नहीं आ रहा मुझे मेरे हाथ से नहीं बताया जाएगा नहीं बताया जाएगा मैम आई ट्राई थिंक सो ये कंपोजिशन पे डिपेंड करता है एपिडेमॉइड जो ब्लैक और व्हाइट आपने बताया हाँ जी, अब डिपेंड कंपोजिशन पे करता है। एमआरआई पे आप कैसे कहते हैं कि दिस इज ब्लैक एंड दिस इज व्हाइट? मैम ये जो हमारे फ्लेयर सीक्वेंसेस होता है उसके ऊपर डिसाइड करेंगे ब्लैक और व्हाइट एपिडेमॉइड को एनीवन एल्स? मैम ब्लैक एपिडर्माइड एरेक्नॉइड वाले फीचर्स देगा। ठीक है, और व्हाइट? मैम जो व्हाइट एपिडर्मॉइड होता है वो एपिडर्माइड में T1 पे डेंसिटी डिवीजन आती है और बाकी सिग्नल्स जो है ना वो फ्लूइड वाले होते हैं। ठीक है, इसको पर्ली ट्यूमर कहते हैं बेसिकली। जो व्हाइट होती है ना उसमें फैट कंटेंट ज्यादा हो जाते हैं, दैट अपीयर हाइपर इंटेंस ऑन T1 वेटेड इमेजेस। ठीक है, और जो ब्लैक होती है दैट अपीयर हाइपोक्सिया सिग्नल्स देती है वो। कि ये ओके क्वेश्चन मैम T1 पे देखना है T1, हाँ T1 होता है उसमें व्हाइट और ब्लैक में ना। ओके मैम ओके सॉरी मैम सॉरी तो नहीं हम आपने बहुत अच्छा केस अटेम्प्ट कर दिया, सारा कुछ बता दिया है इसने। वैसे उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द मिड लाइन स्ट्रक्चर एंड हाउ यू डिफरेंशिएट डर्माइड फ्रॉम द एपिडर्माइड। ये तो मैंने वही बताया था कि सर मैं डिफरेंशिएटेड पे रिस्ट्रिक्शन देखूंगी, उसमें एपिडर्माइड की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आती है, और मिड लाइन में जो डर्माइड होती हैं जो इसमें होती हैं तो एपिडर्माइड होती हैं। तो बस उन्होंने वो केस उतार लिया था। केस मेरा सही हो गया होगा। मैडम यहाँ पे शॉनोमा क्यों नहीं कह सकते? शॉनोमा नहीं कहेंगे हम इसको, बिल्कुल भी शॉनोमा इस तरह से नहीं आता। मैम श्वानोमा के लिए थोड़ा सा इंटरनल ऑडिटरी मेटर्स में भी थोड़ा सा एक्सटेंशन हाँ शो होगी आई और उसमें स्क्रीन इसमें नहीं हो रही इसमें मैडम वेस्टिबुलर मैडम वेस्टिबुलर ट्राइजेमिनल एक्विडक्ट नर्व का अगर होता तो वो आगे की तरफ जाता है इसलिए। वो हाँ थोड़ा जी सा बहुत आगे की तरफ जाए एक्सक्यूज मी, अब सब लोग एक साथ ना बोले, मैम को बोलने दें। जब वो फारिग हो जाए फिर आप अपने क्वेश्चंस चैट में पूछ लीजिएगा, ठीक नहीं है? पूछ रहे हैं, मुझे ना मैसेजेस नजर नहीं आते इसमें ना, मैं स्क्रीन शेयर मैम फिर करके मैं ना आपको बता दूंगी पार्टिसिपेंट। ठीक है, पार्टिसिपेंट भी नजर नहीं आ रहे, मैसेजेस भी कुछ भी नजर नहीं आते। लास्ट मैडम टाइम भी बस मुझे बिल्कुल भी ठीक है, एक मैं ही सब क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चंस आपको बता ट्राइजेमिनल नर्व दूंगी। शॉनोमा क्यों नहीं है, बस ये पूछना था। ट्राइजेमिनल नर्व शॉनोमा, एक तो उसकी लोकेशन ये बनी नहीं है, वो होती है वो कौन सी गेरिजियन कैनाल जो होती है उसके उसमें मैकल होता है, केव में होता है मैम, मैकल्स मैकल। केव के लेवल साइकिल्स के लेवल पे होता है। ठीक है, दूसरी बात थी कि आपने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करना होता है ना वो करना होता है कि सर मैं ना T1 पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस देखूंगी इन्हांसमेंट देखने के लिए। तो जो शॉनोमा होते हैं उनकी अच्छी खासी इन्हांसमेंट होती है और दीज आर नॉट इन्हांसिंग मैसेज। तो इसमें पेरिफेरल इन्हांसमेंट आती है सिर्फ डर्माइड की पेरिफेरल, और इनकी भी एपिडर्माइड की भी कोई इतनी अच्छी इन्हांसमेंट नहीं होती। ठीक है, तो अदरवाइज तो आप लोकेशन से और इन सारी चीज़ों से अपनी मतलब उसी पे ही जा रहे होते हैं सीट में। बेसिकली जब आप इस तरह के बहुत सारे केसेस कर लेते हैं ना तो वहां पे आप जब देखते हैं ना तो आप देखा हुआ केस ही आता है। मैं तो एक बात हमेशा कहती हूँ कि जो आपने देखा हुआ है ना तो वही आप वहां पे पिक कर सकते हैं। जो आपने जैसे अब अगर किसी ने कैल्सिफाइड मेनिंजियोमा नहीं देखा तो वो कैसे कहेगा कि ये फंगल मैस है या कैल्सिफाइड मेनिंजियोमा है। तो जो देखी चीज होती है तो वो देखी चीज ही आती है। जो होता है ना, आप ट्राइजेमिनल उस एक तो वो एनहांसमेंट होगी, दूसरी उसकी लोकेशन डिफरेंट होती है। ठीक है, दूसरे उसके सिग्नल्स का भी इशू होता है। तो ये तो स्पेसिफिकली मुझे तो ये लग रही है एपिडर्माइड। अगर किसी को नहीं लग रही तो वो केसेस बार बार देखें। तो आप देखें इसके बाकी एक्स्ट्रा एक्सियल बड़े साफ सुथरे से पड़े हैं। जो ये होते हैं शवानोमा ये इस तरह से नहीं प्रेजेंट करते, बिनाइन ही लग रहा है मतलब। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा। दिस केस ये सेम केस है लेकिन डिफरेंट पेशेंट। जी ma'am. Okay ma'am, I'm presented with axial and coronal images of CT brain, bone window and soft tissue and bone window and brain window. Here I can appreciate multiple. Here I can appreciate a single slightly displaced cortical break which is present at the right parietal region in the bone window. And it's of a child, I suppose, because I can see the sutures that are not properly closed. The next are other sutures in the bone window. Coming towards the brain window, I can appreciate that there is a large cortical defect, and it is present the high right parietal region.
high right parietal region also, and I can appreciate that some of the cystic lesion is originating from the given fracture area. So my top differential, keeping in view the age of the patient, also is of the growing fracture with the leptomeningeal cyst. Next, I would like to refer the patient to the neurosurgical team for the evacuation of the leptomeningeal cyst and for the further manipulation of the fracture at the given site. ठीक है, बेहतरीन। कोई और डिफरेंशियल? Other differential could include metastatic deposit if it's a child of the neuroblastoma, but again, then it will not have a cortical break, discontinuity or such a cortical break within. Other could also include an intraosseous hemangioma, but then again, that would on bone window be visible, giving a spoke wheel appearance. And वो उस तरह का cortical break भी नहीं show करेगा. So the other thing can also be epidermoid cyst in the subcutaneous tissue as scalp that can also present with the underlying cortical break of the brain parenchyma. Because ज़्यादा था थोड़ा सा. ठीक है। जी. ठीक, ऐसे ही था, लेकिन ये केस इस तरह से नहीं था। मुझे वो ढूंढने से भी बिल्कुल भी नहीं मिला वो केस। ठीक है, वो ये केस इस तरह से था। मेनिंगोएन्सेफेलोसील भी हो सकती है। वो ऐसे, मेनिंगोएन्सेफेलोसील हाँ, मेनिंगोएन्सेफेलोसील बाहर तो नहीं जाएगी ना। वो केस इस तरह से था कि ना दोनों तरफ ना बिल्कुल इस तरह के थे, ऐसे ऐसे, मतलब स्विचर्स थे, यहाँ भी था, यहाँ भी स्विचर्स था। ठीक है, यहाँ पे एक सॉफ्ट टिश्यू मैस था। अब मैंने ना चाइल्ड था, छोटा बच्चा था, तो मैंने देखते ही कहा कि दिस इज अ सॉफ्ट टिश्यू मैस। उसमें कोई भी फ्लूइड डेंसिटी नहीं थी, बिल्कुल भी फ्लूइड डेंसिटी बिल्कुल वैसे ही था जैसे ब्रेन पेरेन्काइमा था। कि मैंने कहा सॉफ्ट टिश्यू मैस है एंड दिस इज लोकेटेड फ्लां एज द एज ऑफ चाइल्ड इज आई थिंक 1 or 2 ईयर थी। तो दिस इज द जो है ना, मैंने कहा कि सर दिस इज द मेटास्टेसिस ऑफ द मेट्स ऑफ द न्यूरोब्लास्टोमा, आई कैन नॉट अप्रिशिएट एनी रीजन एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर। अब वो, क्योंकि मुझे दोनों तरफ स्विचरीज नजर आ रहे थे, मुझे फ्रैक्चर में थोड़ा सा मुझे लग रहा था, डाउट था, लेकिन मैं कहना भी चाह रही थी, नहीं भी कहना चाह रही थी। मैंने कहा सर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हाँ है फ्रैक्चर, वो खामोश रहे। उन्होंने कहा लुक एट द सेरिब्रल हेमिस्फेयर। जब मैंने सेरिब्रल हेमिस्फेयर देखे ना, तो एक की ना हल्की सी एट्रोफी थी, इतनी सी। जब एक हेमिस्फेयर की थोड़ी सी एट्रोफी थी ना, तो बस वहां से मैंने क्लिक कर लिया कि ये जो मैंने बिल्कुल ही गलत मैंने केस को मैंने अपना ना केस फाइंड अप कर दिया कि मैं इसके प्राइमरी देखूंगी ये वो ना। तो इनका सर दिस इज द atrophy of the left cerebral hemisphere and also there is a fracture line, so this is the case of the leptomeningeal cyst। तो वो दोनों एग्जामिनर मुझे देख रहे थे कि आप मैडम यू आर आपने न्यूरोब्लास्टोमा के मेट्स से आप लेप्टोमेनिंजियल सिस्ट में आई हैं। मैंने कहा जी सर दिस इज द केस ऑफ लेप्टोमेनिंजियल सिस्ट। कहते हैं नहीं आप श्योर बताएं लास्ट क्या है आपका डायग्नोसिस। मैंने कहा सर दिस इज द केस ऑफ लेप्टोमेनिंजियल सिस्ट, ये वो नहीं है। मैं उस पे बिल्कुल अड़ गई, क्योंकि मैंने कहा वो तो हो नहीं सकता, अगर ये फ्रैक्चर है, साथ सेरिब्रल एट्रोफी भी है, मुझे कोई बोन की इरोजन भी नहीं नजर आ रहा, कोई डिस्ट्रक्शन भी नहीं है, जब साइन ऑफ मैलिग्नेंसी नहीं है, तो डेंसिटी को मैंने उसको थोड़ा सा वो डेंसिटी को खुद ही मैंने कहा ठीक है, नहीं है फ्लूइड डेंसिटी तो खैर है, सॉफ्ट टिश्यू ही है, तो ये सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी मे बी इट विल बी वेरी ओल्ड, उसके कंटेंट इस तरह से हो गए होंगे, तो वो बाहर वो फ्लूइड डेंसिटी नहीं था, बहुत ही लीनियर सा फ्रैक्चर था, इस तरह का फ्रैक्चर था जो मैंने ये एरो लगाया हुआ है, और ऊपर से इतना बड़ा सॉफ्ट टिश्यू मैस था। जो ये है ये फ्लूइड इंटेंसिटी का नहीं था। इस तरह से मेरा केस वो वाइंड अप हुआ था, बिल्कुल मतलब गलत डायग्नोसिस से, सही सिर्फ एक उनकी सेरिब्रल हेमिस्फीयर की एट्रोफी से। तो इस तरह से भी हो जाता है आपके साथ, गलत है सही, सही से गलत। तो एक ट्रिक अगर आप उसको पिक कर लें तो चले जाते हैं, लेकिन आप विजिलेंट होना पड़ता है थोड़ा सा। एक एक मैंने उनके एक एक लफ्ज से, फिर अब मैं सोचती हूँ ना कि एक लफ्ज वो बताते थे और उस लफ्ज में ना मतलब पूरा डायग्नोसिस छुपा होता था। थोड़ा सा विजिलेंट होके ना उसको फौरन रिव्यू कर लिया करें। ठीक है, आई थिंक दिस इज द लास्ट केस। एनीवन? डॉक्टर शाजीना आप बताएं। Okay, and these are the X-ray skull lateral and frontal view, in which on lateral view I can appreciate there is lytic lesion. Multiple lytic lesions are noted in frontoparietal
region having B weld margins. And on frontal view, I can appreciate lateral view पे can appreciate multiple lytic lesions are noted in frontal bone as well. I can also appreciate that there is erosion of the orbital margin. Superior orbital margin is also noted, and I can see this is the pediatric patient. So my top differential would be Langerhans histiocytosis, LCH. Other differentials would be neuroblastoma mets. Further, I want to correlate it with CT brain with bone window as well. ओके, इसके अलावा कोई डिफरेंशियल, मतलब हाउ, अगर आपने सीटी करवा लिया तो आप बोन विंडो पे क्या देखेंगे, और अगर न्यूरोब्लास्टोमा है तो उसको कैसे करेंगे, और एलसीएच है तो उसको आप कंफर्म कैसे करेंगे दोनों चीज़ों को? LCH भी LCH में फर्दर हम ओवरकप भी करवाएंगे क्योंकि उसकी मैनिफेस्टेशन मल्टीपल होती हैं, और न्यूरोब्लास्टोमा के मेटास्टेसिस के इनहेंसिंग होगा उसका मैस अगर सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट होते हैं तो, और एनहांसिंग तो दोनों में होता है। जी न्यूरोब्लास्टोमा में फर्दर हम सीटी एब्डोमेन भी मैं देखना चाहूँगी कि उसका मेन अगर एब्डोमेन में है, और LCH की तो मैनिफेस्टेशन लंग में भी होगी। ठीक है, लंग में भी होती है, उसमें आई थिंक स्मोकिंग का भी कोई वो होता है कि अगर आपका फादर जी स्मोकर हो तो फिर बच्चों में होता है, और भी एलसीएच की कोई मतलब होती हैं फीचर्स, इस वक्त मुझे नहीं याद आ रहे, और न्यूरोब्लास्टोमा के भी। न्यूरोब्लास्टोमा में तुम वही मैस देखेंगे अगर मेन जो, और साथ हम MIBG स्कैन भी करा सकते हैं कंफर्मेशन के लिए, और एमआरबीजी स्कैन करवा सकते हैं, सिटी एब्डोमेन करवाएंगे, प्राइमरी लुक जी एट द, हम प्राइमरी को ढूंढेंगे और उसको ढूंढेंगे, जी ठीक है, और हम एलसीएच में उसका HRCT करा लेंगे और उसके हिस्ट्री ले लेंगे उस पेशेंट की, एंड CT also, CT is very important, ठीक है। ठीक है, तो ये लास्ट केस था बेसिकली, ये मुझे सेम नहीं मिला। वो जो केस था ना वो बच्चे का था, 1 year और 2 year old चाइल्ड था, उसमें जो एक ऑर्बिट था ना वो दैट वाज वेरी मच इनलार्ज, बहुत ज़्यादा इनलार्जमेंट थी, बोन एरियन भी थी, थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। उसके साथ इनलार्जमेंट ऑफ शीला भी थे। उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट अदर फाइंडिंग, मैंने कहा सर सेलर इनलार्जमेंट, सेलर भी इनलार्ज था, ऑर्बिटल मैस था। देन उन्होंने लैटरल पे कहा इसमें ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लेन आ रही है, उसमें बहुत ही सटल सी एक नज़र आ रही थी, बहुत ही छोटा सा लिटिक लेन आ रहा था। तो मैंने कहा कि सर दिस इज आल्सो स्मॉल लिटिक लेन, दिस इज aggressive neoplastic mass, I will give this is I cannot appreciate any calcification, so less likely retinoblastoma. It could be a large mass of metastasis, rhabdomyosarcoma, and LCH में उस वक्त मैंने नहीं कहा था, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है वो LCH भी हो, ठीक है, क्योंकि वो भी तो इसी तरह से ही जाता है, ऑर्बिट में चला जाता है, सेलर मैम ये इनलार्जमेंट भी वैसे बेसिकली मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट कर रहा है ना, स्कल की भी और ऑर्बिट्स की भी, तो हम्म ये हेड probably क्वेश्चन बनेगा क्योंकि हम्म एक्सोप्थेल्मस है और पिट्यूटरी इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर डायबिटीज इंसिपिडस की हिस्ट्री लेंगे, तो जो अगर पिट्यूटरी फोसा इन्वॉल्व हो तो उस टाइम, और ऑर्बिट इन्वॉल्व हो तो हम उसको हैंड क्रिस्टल डिजीज में डालेंगे ना। हाँ बिल्कुल, चलो और एक सीवियर वैरायटी भी होती है इसकी, लेटर सीरीज, जिसमें मल्टीपल बोन्स लेटर इन्वॉल्व, वो बिल्कुल बच्चों लेटर में भी होती है, कॉमन हैंड होती है। शेलर भी होती है। हाँ, तो वो अब मुझे है कि वो LCH हो सकता था, मैंने उस वक्त LCH नहीं बोला था, मैंने बस यही कहा था कि न्यूप्लास्टिक है, ये तो नेट्स हो सकता है, रेप्टोमायोसार्कोमा हो सकता है, कैल्सिफिकेशन नहीं है तो रेटिनोब्लास्टोमा नहीं है। मुझे था कि ये CT स्कैन दिखाएंगे, इसका CT स्कैन उन्होंने नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ एक्सरे पे ही वो केस वाइंड अप किया था, और इसी तरह से ही मैंने किया था कि सर सेलर इनलार्जमेंट थी, इतना मुझे उन्होंने कहा था,
कि अगर सैलरी इंलार्जमेंट है तो क्या होगा। तो फर्स्ट केस था, मुझे इसके बाद नहीं हो रही थी परसेप्शन। ठीक है, 7 केसेस हो गए हैं। अब टेस्ट करना है या फिर बाद में कर लें? थक गए हैं तो बस रहने देते हैं। मैम अभी नेक्स्ट आपने चेस्ट करना है? चेस्ट, हाँ जी, अगर हिम्मत है आप लोगों में तो ठीक मैम है। करा लें, एग्जाम वैसे भी नजदीक है। 1 मिनट। मैम चेस्ट के लिए तो हमारा सीएनएस वैसे ही खराब होता है, दिमाग मतलब हमारा अपना सीएनएस। अच्छा, अब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना? नहीं अभी नहीं हो रही। अच्छा, 1 मिनट। ये क्या हो गया है? इंटरेस्ट है, उनके नाम आ रहे हैं। क्या आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं मुझे ना हो रहा, क्या करूं? अच्छा, मैं ना मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करती हूँ लीव करके, ठीक है? ओके मैम। डॉक्टर इफ्रा अपना माइक म्यूट कर लें।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं शेयर करूँ स्क्रीन? ठीक है। जी मैम शेयर कर दें। ओके, स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 केसेस याद है मुझे, 7th नहीं याद आ रहा था। ठीक है, फर्स्ट केस कोई ले ले, तो जल्दी वाइंड अप करते हैं। जी फातिमा वहाब आप ले ली। डॉक्टर फातिमा। साइमा आप ले लें। एक मिनट। हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम। आ रही है आवाज मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, this is the chest X-ray frontal projection of a patient in which I can appreciate there is an opacity noted along the right paratracheal stripe with the well-defined outer margin and the inner margin are indistinct. Heart size is within the normal limits and the bilateral lung fields are clear and the visualized bones are normal. So, I mean, thinking in the line of the mediastinal right paratracheal lymphadenopathy, and other differential could be of mediastinal mass. I would like to do the further CT scan of the patient. बच्चा है फातिमा, 6 महीने का बच्चा। Acha. So there is a mild cardiomegaly with the if the patient is a child and there is a mild cardiomegaly with the slight pulmonary plethora, and there is a straightening of the left heart border, and there is I cannot appreciate the left side aortic arch, can be right sided aortic arch, or I'm thinking in the line of the congenital heart disease. The top of the differential is the AST. Plethora, is plethora? No pulmonary oligemia, right sided aortic arch. लेकिन इसके पर डिफरेंशियल में वो जब पल्मोनरी ओलिगेमिया आएगा तो उसके डिफरेंशियल में एब्स्ट्रल नॉर्मली और जो है वो आ जाती है, लेकिन एब्स्ट्रल नॉर्मली कार्डियोमेगाली काफी ज्यादा होती है तो इसमें नहीं है, तो इट कैन बी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट with the rounded cardiac apex and the pulmonary concavity. Okay, now what are your differential? My differential could be a congenital heart disease or of the tetralogy of Fallot, and there is also a possibility of the How you confirm your finding? आप अपना केस एंड तक पहुंचाए ना, मैं बस सुन रही हूँ। अच्छा, further I will refer the patient for echocardiography.
However, the CTA can also be performed to confirm the findings. CT angio? CT angio or CT angio for the if you are suspecting the tetralogy of Fallot. CT angio पे आप क्या देखेंगे? या उसमें राइट साइड एओर्टिक आर्च और पल्मोनरी ओलिगीमिया एंड पल्मोनरी ओलिगीमिया तो नहीं ओवरराइडिंग एओर्टा। ठीक है, डायग्नोसिस ठीक है आपका, ठीक है। बस ये है कि टिपिकल पिक्चर नहीं थी ना, तो इसी वजह से आप भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। जो मेरा एग्जाम था ना उसमें भी टिपिकल पिक्चर नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सरे लगा था, ऐसे ही एक्सरे लगा ना, तो मैंने कहा कि एक्सरे चेस्ट ऑफ अ चाइल्ड। क्या सबसे पहले तो आपने ये पूछना है ना कि अगर एज नहीं है तो बताएं आप हमें एज क्या है। आप एग्जामिनर से कहें सर आई वांट टू नो द एज ऑफ द पेशेंट, या अगर एज नहीं लिखी हुई तो वो बता देंगे आपको ठीक है। कि आई वांट टू नो द एज ऑफ द पेशेंट। वो कहता है कि एज बच्चा है, आप कहेंगे ठीक है। सो दिस इज द X-ray chest frontal projection of a skeletally mature child age group in which I can appreciate there is a mild cardiomegaly. ठीक है, and the pulmonary vascularity is slightly asymmetrical. On the right side I can appreciate there is a hilar vessel, but on the left side there is oligemia, peripheral oligemia आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। ठीक At the है। same time आपको राइट साइड एओर्टिक आर्च भी मिल रही है, तो थोड़ी सी कार्डियोमेगाली भी है। जब ओलिगीमिया आ गया ना तो हमने हमने मतलब इस बात को रट्टा ही लगा लिया था कि दो ही चीजें होती हैं ओलिगीमिया में, या तो एब्स्टेन एनोमली या टॉफ है। एब्स्टेन तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। उस उसमें वक्त बहुत आपके पास में, हाँ उस वक्त आपके पास टाइम तो होता नहीं है, लेकिन जो आपकी रिफ्लेक्सेस बन चुकी होती है ना, वो आपने वहां पे ना, वो आपकी बस जुबान चल रही होती है, आपकी रिफ्लेक्सेस होती है ना, आप देखते हैं जी दिस पल्मोनरी ओलिगीमिया सो आई विल कीप दिस इज द टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट। तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था कि मैडम दिस इज द ओलिगेमिक लंग फील्ड्स एंड हार्ट इज रिलेटिव। मेरी तरफ राइट साइड एओर्टिक आर्च नहीं थी, तो वो कहती हैं कि क्या बूट शेप हार्ट बन रहा है। मैंने कहा नो मैडम इट्स नॉट अ टिपिकल बूट शेप। फिर आई थिंक राइट साइड एओर्टिक आर्च भी नजर नहीं आ रही थी, मैंने कहा कहती हैं आ रही है। मैंने कहा नो मैडम नहीं है। मैम थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत कम क्वेश्चन किए थे मेरे से। बस वो जब फिल्म लगाती थी या उतारती थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत ही गलत बता रही हूँ, इसी वजह से वो फिल्म को वो आगे प्रोसीड ही नहीं करती। वो मुझसे कुछ ना क्वेश्चन पूछती है ना डिफरेंशियल, कुछ भी नहीं पूछ रही। बहरहाल उन्होंने मैडम ना ये वो ट्राइकस्पिड एट्रीजिया विद राइट साइडेड एओर्टिक आर्च हो सकता है? उसमें भी ट्राई तो इसी तरह से ओलिगेमिक लंग फील्ड्स होते हैं, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया विद राइट साइडेड एओर्टिक आर्च। ट्राइकस्पिड एट्रेजिया बेसिकली वही है ना, उसमें थोड़ा ना राइट वेंट्रिकुलर की एब्स्टेन हाइपरट्रॉफी एनोमली है ना। नहीं होती। एब्स्टेन एनोमली में आपके पास बॉक्स शेप हार्ट आएगा, ठीक है। वो इतना उससे नहीं प्रेजेंट करता कि ओलिगीमिया वो हार्ट साइड भी विद इन नॉर्मल लिमिट हो, ठीक है। तो वो बॉक्स शेप हार्ट के साथ आएगा। तो इसलिए क्यों बॉक्स शेप होता है, बिकॉज आपका राइट जो एट्रियम होता है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है, दैट्स वाई उसमें ना आपके बिल्कुल वो नहीं आएगा, इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट की जो साइज है ना वो विद इन नॉर्मल लिमिट है, ठीक है। राइट साइडेड एओर्टिक आर्च भी है। ये इतनी बड़ी फाइंडिंग्स हैं, इतना फेवर कर रही हैं टॉफ को। जब टॉफ है तो आप क्यों जाएंगे उसकी तरफ, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जो चीज आपको नजर आ रही है ना आप उसके ऊपर ही फोकस रहें। अगर आप कहीं नहीं इट कैन बी एब्स्टेन एनोमली, तो आपने अपना जो बोला था आपने उसको भी गलत कर दिया। क्योंकि ये तो मतलब एक जो है ना वो 1 2 + 2 वाला केस है कि आपको चीजें जो है ना वो बिल्कुल साफ साफ मिल रही हैं। जब साफ साफ मिल रही हैं तो आप बिल्कुल तीसरी तरफ नहीं जाएंगे, वो आप अपना केस खुद ही गलत कर देंगे उसको। फिर उसमें एग्जामिनर का क्या कसूर है? आपको विद इन हार्ट नॉर्मल लिमिट में नजर आ रहे हो, ओलिगीमिया भी है, टॉफ है। मैंने कहा टॉफ कहती हैं व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ टॉफ, तो मैंने वो टॉफ के 4 कंपोनेंट बताए। फातिमा अब बताएं वो राइट टॉफ। साइडेड एओर्टिक आर्च, pulmonary concavity, overriding aorta and VSD. राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकुलर है। ठीक है। उन्होंने मुझसे इतना ही पूछा था, लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने जो टॉप के देखे हैं, तो व्हाट आर द एसोसिएशन ऑफ टॉप। अच्छा Association फातिमा of top. जी। बताओ अगर आपके दिमाग में कुछ आ रही है तो। एसोसिएशन ऑफ टॉफ अदर कार्डियक एनोमलीज के साथ भी
मेरे से में तो आ रही है जो AST VST के साथ। ठीक है, देखिए जब टॉफ आ जाता है ना तो फिर आपने उसके साथ ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला लाजमी देखना है, उसकी रिब्स लाजमी देखनी है, उसकी वर्टिब्रल बॉडीज लाजमी देखनी है। अगर अगर आप सेंसिस में बैठे हैं ना तो आपने कह देना है कि मैडम मुझे इसकी रिब्स में भी कोई abnormalities नजर नहीं आ रही, मुझे इसकी वर्टिब्रल बॉडीज भी ठीक लग रही हैं। ठीक है, मुझे आई वांट टू सी फॉर द ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला, फर्दर आई विल कंफर्म माय फाइंडिंग ऑन द इकोकार्डियोग्राफी आल्सो। एंड ये तो वो चीजें हैं ना कि ये जो मतलब बेसिक्स हैं, ये तो आपको लाजमी बोलनी है कि मुझे वर्टिब्रल एनॉमलीज नहीं मिल रही, ये नहीं। तो इसकी एसोसिएशन डाउन के साथ होती है, तो डाउन के जो एब्डोमिनल फीचर होते हैं वो हमें डॉक्टर नासमी ने भी केस दिखाया था, वो टॉफ भी था उसके साथ क्या था, वर्टिब्रल एनॉमलीज थी। हाँ जी, वर्टिब्रल एनॉमलीज थी। और एब्डोमिनल फाइंडिंग उसमें कौन सी होती है मेजर? ड्यूटिनल डाउन एट्रेजिया। सिंड्रोम, ड्यूटेनल अट्रेजिया। हाँ जी, ड्यूटिनल एट्रेजिया भी था, तो वो भी केस लग। ठीक है, पर इसमें इकोकार्डियोग्राफी करवानी है तो इसके एसोसिएशन बाइकस्पिड पल्मोनरी वाल्व है, ठीक है, सर्विकल फिस्टुला, डाउन सिंड्रोम, फॉर्क्ड रिब्स। ठीक है। अच्छा फातिमा, पिंक टॉफ क्या होता है, पेंटोलॉजी क्या होती है और ट्रायोलॉजी क्या होती है? ये इसके मतलब वो क्वेश्चन है अगर एग्जामिनर पूछ ले तो आपसे। ट्रीटेड टॉफ में वो जो वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है उसको कहते हैं, मुझे नहीं अब सही से याद इसका। ठीक है, जो पिंक टॉफ होता है ना वो होता है इनफंडिबुलर हाइपरट्रॉफी दैट लीड्स टू द मिनिमल राइट ventricular outflow obstruction that associated with the VST causes left to right shunt, and so no cyanosis is present in child. ठीक है, that is pink off। ठीक है, तो इस तरह से ये उसमें डेनार्ट में ही लिखा हुआ ओलिगीमिया था। भी नहीं मिलता ना हमें, उसमें थोड़ा सा प्लेथोरा मिलता है बल्कि। हाँ जी, लेकिन वो बू शेप हार्ट भी होगा, राइट साइड ही होगी, इतना ज्यादा उसमें ना ओलिगीमिया नहीं होगा। वो होता है पिंक टॉफ। जो पेंटोलॉजी होती है ना वो टॉफ प्लस AST, उसमें आपको साथ AST भी मिल जाएगा। और जो ट्रायोलॉजी होती है ना, टेराटोलॉजी नहीं ट्रायोलॉजी, ट्रायोलॉजी में होता है पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस। ठीक है, AST एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ये इसमें से आप देन हार्ट से एक दफा कंफर्म कर लेना देख के। ठीक है, तो ये बस पिंक टॉफ, पेंटोलॉजी, ट्रायोलॉजी ये। और ट्रीटमेंट इसका, ट्रीटमेंट तो आना चाहिए, इसका लाजमी आना चाहिए, और हम यहाँ पे बेलालॉक टसिंग शंट है, बेलालॉक शंट, बेलालॉक टसिंग शंट। ठीक है, BT शंट है इसका ट्रीटमेंट। वैसे उसने 4-5 लिखे हुए हैं लेकिन एक तो आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये तो वैसे बहुत इजी केस माना जाता है चेस्ट में, अगर आ जाए ना तो ये तो फौरन बंदे पूरा का पूरा इसमें आपके हैं चांसेस, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें से कोई भी नहीं कटेगा। एको आपने लाजमी करवानी है, एको एको लाजमी करवानी है, इसके एसोसिएशन लाजमी बतानी है आपने। ठीक है, राइट साइडेड बताना है या नहीं है, नहीं है तो कहना है कि एसोसिएशन है इसकी राइट के साथ, और अगर है तो आप बता दें कि राइट साइडेड का है। ठीक है, बस वो खुद ही फिल्म उतार लेते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे। सॉरी, ये वाला केस ले लें। अच्छा, this is the chest X-ray frontal projection of an adult patient in which I can appreciate the CVP line is seen in situ, and there is a cardiomegaly, and there is perihilar patchy air space opacities are noted, and multiple lines and tubes are also noted. So bilateral lung fields are hypoinflated, and visualized lungs, visualized bones are normal. So with this cardiomegaly and the थोड़ा सा फातिमा जूम कर लो इस। ये मुझे अच्छा, ये एक तो ये भी वो बताते हैं उस टाइम पे ये चेस्ट की फिल्म है या CVS की फिल्म है ये? हाँ, मुझे मैडम ने बताया था कि ये जो है ना ये चेस्ट के और CVS के हैं, ये चेस्ट के आपके। अच्छा, फिर sternotomy sutures are also noted. So there may be history of the previous surgery. Okay. So with this,
I can only appreciate the cardiomegaly with this patchy perihilar opesties and lines and tubes. So top of the differential is the cardiogenic pulmonary edema or the adult respiratory distress syndrome (ARDS). क्या एनी अदर फाइंडिंग? वैसे सटल सी हैं लेकिन है ऐसे। अच्छा, और straightening of the left heart border. चेस्ट की फिल्म है। अच्छा, on the left side, I would like to also show the patient if either it is a post-traumatic patient or critically ill. तो पोस्ट-ट्रॉमेटिक पेशेंट है तो रिब फ्रैक्चर्स भी देखना चाहूंगी इसके अंदर। और अच्छा, ठीक है। जो मेरी फ़िल्म थी ना वो बहुत अच्छी थी। ये फ़िल्म गंदी थी क्योंकि मुझे पूरे इंटरनेट पे नहीं मिली मुझे वो जो फ़िल्म मेरी थी, ठीक है? लेकिन वो स्टेनोटोमी स्विचर्स थे, कार्डियोमेगाली थोड़ी-सी थी, ठीक है? और अब अगर आप देखें ना तो लॉस ऑफ वास्कुलर मार्किंग है इन द लेफ्ट एपिकल रीजन। अच्छा, इसमें वैसे नहीं अप्रिशिएट हो रही इस स्क्रीन की वजह से। शायद इस स्क्रीन में भी हो थोड़ा-सा फ़र्क और वैसे थोड़ी-सी ये फ़िल्म भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे ये दोनों चीज़ें नहीं मिली थी। जहाँ पे स्टेनोटोमी स्विचर्स थे तो वहाँ पे निमोथोरिक्स नहीं थी। जहाँ निमोथोरिक्स थी वहाँ पे स्टेनोटोमी स्विचर्स नहीं थे। तो ये दोनों चीज़ें मुझे सिर्फ़ इसी फ़िल्म में ही मिली थी। बहुत ही गंदी फ़िल्म है मैं मानती हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छी फ़िल्म थी, ठीक है? मेरे ख़्याल से वो हर किसी से पिक हो जाएगी। एवरीवन मतलब कैन पिक दैट। तो उसमें ये सीवीपी लाइन वगैरह नहीं थी, बस स्टेनोटोमी स्विचर्स थे, कार्डियोमेगाली थी, चेस्ट एक्स-रे की, ओल्ड एज पेशेंट था मतलब अडल्ट एज ग्रुप में। तो बड़ी अच्छी लाइन नज़र आ रही थी इतनी मतलब फर्स्ट एंड सेकंड रिब को ही सिर्फ़ कर रही थी। तो बस मैंने तो सामने ही कह दिया मैंने कहा दिस इज़ अ केस ऑफ pneumothorax blunting of the CP angle is also noted so it could be a either pneumothorax। मुझे वहाँ पे फ्लूइड लेवल नहीं इतना अच्छा एप्रिशिएट हो रहा था तो मैंने कहा मैडम दिस इज़ अ केस ऑफ pneumothorax on the left side further it can be a case of tension pneumothorax। तो कहती हैं क्या तुम्हें ट्रेकिया डेविएटेड नज़र आ रहा है? मैंने कहा नहीं मैडम बिल्कुल नहीं। तो कहती हैं मैंने कहा नहीं मैडम फर्दर क्या करोगे? मैंने कहा मैडम चेस्ट ट्यूब डालूंगी। कहती हैं अच्छा व्हाट इज द कॉज इन दिस फिल्म? मैंने कहा मैडम स्टेनोटोमी स्विचर्स हैं इसमें, दिस इज द कॉज ऑफ न्यूमोथोरैक्स। बस ये 3 सवाल थे उन्होंने वो फिल्म उतार ली थी। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो वो स्टेनोटोमी स्विचर्स थे, ये इतनी अच्छी नहीं आ रही न्यूमोथोरैक्स नज़र, लेकिन वो बहुत अच्छी आ रही थी, बिल्कुल लंगना मतलब वो देख-देख के क्योंकि मुझे न्यूमोथोरैक्स नहीं पिक होता था, तो मैंने उसके न्यूमोथोरैक्स के बहुत केसेस देखे थे कि मुझे पिक हो जाए क्योंकि न्यूमोथोरैक्स का केस मेरा दोनों दफ़ा जो फर्स्ट मैंने अटेम्प्ट दी थी ना उसमें लगा था, वो मुझसे मेरे ख़्याल से पिक नहीं हुआ था। मुझे देखना ही नहीं आती थी न्यूमोथोरैक्स लेकिन सेकंड टाइम मुझे बिल्कुल वो बड़ा अच्छा सा साफ-सुथरा सा नज़र आ गया था। ठीक है ना, उन्होंने मुझसे फर्दर मैनेजमेंट पूछी ना कुछ, बस उन्होंने कॉज़ पूछी जो उन पे नज़र आ रही थी, उन्होंने टेंशन का पूछा व्हाट नेक्स्ट? चेस्ट ट्यूब डालूँगी। तो इतनी सी बात पे उन्होंने ना फिल्म उतार ली थी। ठीक है। ये वाला केस कोई है? कोई है? हेलो? यस मैम, मैं ये अनम्यूट कर रही हूँ उनको। I'm provided with the HRCT images of a patient in which I can appreciate multiple areas of consolidations, as well as one of the consolidated part also shows cavitation. It is involving both lung fields. These area of consolidation shows irregular margins
However, no calcification or pneumothorax noted. Rest of the scan appears unremarkable on the basis of multiple nodules, and one of which is showing cavitation. So, likely differential is Wegener's granulomatosis. Differential include septic emboli, and other differentials can include squamous cell carcinoma. Next, I would like to know the history of the patient. If patient is having sinusitis, then Wegener's granulomatosis will be on the top of differential. And if the patient is drug abuser, then septic emboli with cavitation can also be put in the differential. Next, if the patient is a known case of squamous cell carcinoma, then these can also be metastatic deposits. ठीक है, यही केस था और इसी तरह से ही मैंने कहा था कि मल्टीपल सॉफ्ट टिश्यू नोड्यूल्स हैं, ठीक है, इसमें हालोसाइन भी आ रहा है along with the one of the Lee and Cho cavitation, ठीक है, I cannot appreciate feeding vessel sign, तो I will keep this as a rheumatoid necrotic, वो भी होते हैं ना हमारे पास, rheumatoid nodules हो सकते हैं, Wegener होता है, I will take the history if the patient has the nose bleeding और the वो उसकी सेप्टम की इरोजन हो जाती है ना, तो इसके साथ म्यूकोसील भी थी, बताइए मुझे कैसे, मुझे अब याद नहीं आ रहा था, वो इमेज वरना मैं लेके ना उसको भी लगा लेती, ठीक है, तो उन्होंने कहा था हाँ जी है इसको नोज ब्लीडिंग ना, तो मैंने कहा मैडम जैसे वेजिनल ग्रेनुलोमेटोसिस, बस उन्होंने फिल्म उतार ली थी, तो बस वेजिनर को आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है एक दफ़ा, और रूमेटाइड को भी, कैविटेटरी लंगलियन को पढ़ लेना है, साथ नोड्यूलर, तो उस तरह से यही केस था इसमें, बस मैंने यही कहा था और उन्होंने वो केस उतार लिया था, ठीक है, ये वाला I am provided with the CT scan abdomen and chest with contrast mediastinal window, in which I can appreciate there is a heterogeneously enhancing lesion in right perihilar location. It is abutting the right mainstem bronchus. It is showing heterogeneous enhancement, and also a heterogeneously enhancing lesion is also noted in the left lobe of the liver. Next, the visualized vascular structures appears unremarkable. On the basis of these findings, my likely diagnosis is neoplastic disease process with metastatic deposits in the lung. In the liver, next, I would like to see all the images to stage the this disease process. Also, I would like to do the bronchoscopy with biopsy for definite diagnosis. स्टेज तो इस पे हो गया, कौन सी स्टेज है ये? मैम ये किरायना मेन स्टेम ब्रोंकस इन्वॉल्व कर रहे हैं विद मेटास्टैटिक डिपॉजिट्स, तो स्टेज T3 और M1, और इसमें नोड्यूल्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इप्सिलैटरल साइड पे है तो N1. TNM नहीं, स्टेजिंग, स्टेज 4 हुई ना, मेट्स हो गए, स्टेज 4. जो मुझे केस दिखाया था ना उसमें बोनी मेटास्टेसिस भी थे, बेसिकली मैंने एक इमेज लगाया था, मुझे लगता है वो ऊपर नीचे हो गया, स्क्लेरोटिक लेन थी, तो उन्होंने पूछा था, मैंने कहा मैडम इट कुड बी अ mass of, it is diffusely metastatic disease process that involve the lung as well as the liver as well as the bones, तो मतलब वो पूरी फिल्म थी, तो कहती हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ स्क्लेरोटिक मेट्स, आप बताएं. स्क्लेरोटिक मेट्स में तो अगर मेल पेशेंट हो तो प्रोस्टेट सी टॉप पे होता है, और फीमेल में ब्रेस्ट होते हैं, लेकिन ये तो लंग मैस है, इसमें तो लिटिक आनी चाहिए, लिटिक आनी चाहिए. ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के मेट्स कौन से होते हैं? ये मैम इसके याद नहीं है किसके किस तरह के मेट्स होते हैं. बहरहाल मैंने वहां पे मुझे लगता है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ही कहा था, तो मैडम ने कहा था ठीक है, मतलब ठीक है तो नहीं कहा था, फिल्म उतार ली थी, ओके, बाहर वही था कि मैथ था विद मल्टीपल मेटास्टेसिस, वो बहुत बड़ी फिल्म थी, उसमें बहुत सारे मेट्स थे, नहीं कहाँ कहाँ थे, बहरहाल जहाँ जहाँ मुझे नजर आ रहे थे ना सीक्वेंस वाइज, तो मैं बताती गई थी,
तो सीए का केस मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि आपको पता लग रहा होता है कि ये मैथ्स पढ़ा है और इसके साथ मैथ्स पढ़े हैं, और इसका आपने स्टेज भी उसी वक्त हो ही जाता है, क्योंकि आपको अगर मैथ्स नज़र आ जाए। एडवांस केसेस ही आते हैं, जो छोटे केसेस होते हैं मुझे नहीं लगता वो आते हैं। तो ये सिंपल केस था। सही। ठीक है, दिस केस। Dr. Saima. G. Okay, I'm providing the multiple axial slices post contrast imaging at the level of the chest and the abdomen. Ma'am, history of trauma है इस patient में? हाँ जी है। Okay. In the chest images, I can appreciate there is large right-sided pleural effusion with the underlying lung collapse, consolidation with air bronchograms. I can appreciate an associated fracture fragment is appreciated along the right-sided chest wall with the multiple air lucencies that appreciated extending along the right-sided chest wall and the axilla. I can appreciate hyperdensities. Ma'am, ये जो नीचे वाला image है, I can appreciate in the hyperdensities within the right-sided pleural effusion. This is a lung. This can be due to high density. This can be. This is not simple effusion. It can be hemorrhagic pleural effusion with the underlying rib fracture and subcutaneous emphysema. On the abdominal images, I can appreciate that there is a long linear hypodense area is appreciated in the right lobe of the liver, which is extending up to the liver capsule with the large surrounding high density ascites. I can appreciate that there is this on post contrast image. I can appreciate that on the arterial path, I can appreciate high leaking of the blood at the side just deep to the renal capsule. So this is likely bleeding point which is leading to large hemorrhagic ascites, which is also appreciated along the border of the stomach. This is more than 3 centimeters, so grade 3-4. अब इसके अंदर ये एक्टिव ब्लीड का पेशेंट है, तो इसको हम एक तो इमरजेंसी रेफरल करेंगे, और ये 3 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होगी इसकी लिवर लेसिरेशन, तो ये ग्रेड उसमें चली जाएगी, ग्रेड 3 से भी ज़्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, और जो लिवर वो है लंग में, उसमें जो है ना वो अंडरलाइंग लंग कंट्यूजन के लिए हम देखेंगे लंग विंडो, तो लेकिन मोस्ट लाइकली इसमें होगी। तो ये ग्रेड 4 हो सकता है liver trauma. I would like to see the other images to look for spleen, pancreas, and other visual injuries. ठीक है। और NG ट्यूब भी बतानी थी इसमें, वो भी इनसाइड टू नजर आ रही है। और इसमें इमरजेंसी रेफर करेंगे क्योंकि एक्टिव ब्लीडिंग पॉइंट है। सही है, ऐसे ही केस था, मल्टीपल इमेजेस थे, तो मैंने भी ऐसे ही कहा, मैंने कहा कि देयर इज अ हाई डेंसिटी। मैंने बेसिकली स्टार्ट यहीं से किया था, हाई डेंसिटी प्लूरल एफिन, दिस इज द हेमोथोरैक्स, दिस इज अ केस ऑफ हेमोथोरैक्स विद अंडरलाइंग लंग कोलैप्स। ठीक है, तो मैंने कहा मैडम आई वांट टू टेक द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, कहते हैं जी ट्रॉमा है, बड़ा उन्होंने खुश होकर बताया। मैंने कहा जी मैडम, दिस इज द केस ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक हेमोथोरैक्स विद अंडरलाइंग लंग कोलैप्स अलोंग विद द लिवर लेसिरेशन, एसाइटिस, मेरे ख्याल से रीनल लेसिरेशन भी थी उसमें, मतलब वो काफ़ी सारा वो डिस्टॉर्टेड सा केस था। मैंने कहा जैसे लिवर लेसिरेशन भी है, बोनी फ्रैक्चर भी है, आई कैन आल्सो सी द रिब फ्रैक्चर अलोंग विद द एक्टिव ब्लीडिंग, तो दिस पोस्ट ट्रॉमेटिक सीक्वल है, हम इसमें देखेंगे। यहाँ पे आप देखने में आ रही है, तो हम दिस इज इमरजेंसी मैनेजमेंट, पेशेंट नीड्स द वास्कुलर सर्जन को हम कहेंगे। तो बस उन्होंने यही बस सुन के फिल्म उतार ली थी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं। मतलब जो चेस्ट का मेरा स्टेशन था ना, उस पर मैं आखिरी 2 मिनट तकरीबन मैं आराम से बैठी रह गई थी, चुप बैठी रह गई थी, वो मुझे देख रहे थे। मुझे इतना पता था कि मैंने सारे केसेस गलत बताए हैं और जो है ना मेरा नहीं हुआ। तो बस मैडम ने, पता नहीं मैडम की क्या, जब मेरा सीएनएस था तो मैडम बड़ी मतलब उसमें सुन रही थी, दोनों ही देख रहे होते हैं आपको।
मुझे ऐसा लगता है कि 2 एग्जामिनर ना ब्लेसिंग होते हैं आपके लिए, क्योंकि जब आप एक साइड पे बहुत वीक हो रहे होते हो ना, तो दूसरी साइड आपको बचा लेती है। अगर आपका एक ही हो तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 एग्जामिनर जहाँ भी थे ना, मुझे लगता है कि एक एग्जामिनर मुझसे खुश था, दूसरा एग्जामिनर मुझसे अच्छी तरह से नहीं सेटिस्फाइड था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, दिस केस Okay, I'm providing the multiple images of the mediastinal window of the chest post contrast imaging. Okay. मैम इसमें ओरल कंट्रास्ट नहीं, अच्छा, और मैम इसका आप स्क्रीन थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे, वो इमेजेस साइड से ना कट गए हैं। बस ये ऐसे ही है, ये कटे हुए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, okay. In the third X-ray image, I can appreciate contrast is seen of specifying the bronchial tree on the left side. Okay, in the chest axial images, इसको I आप can इग्नोर कर दें, एक्सरे वाले को आप वो वाला बताएं, ये मैं एंड में बताऊंगी मैंने क्यों लगाया। ठीक है मैम, इसमें कोई हिस्ट्री है कोई बेरियम कंट्रास्ट इमेजिंग की, ओरल कंट्रास्ट नो की? नो, No. देयर इज नो एनी हिस्ट्री ऑफ बेरियम कंट्रास्ट। Okay, ठीक है। अच्छा, in the first exercise, I can appreciate this is the post contrast image. The contrast is seen within the main vessels, and in the on the left side of the chest, I can appreciate the decreased lung volume and a high density multiloculated lesion is appreciated at the right lung apex with multiple surrounding small hyperdensities. Okay, I can appreciate, which is denoted by the star. I can also appreciate another hyper intensity rounded, well-defined lobulated area, which is marked with the arrow. इसके अंदर मुझे anomalous, इसके अंदर इसमें कंट्रास्ट स्पेसिफाइड है, तो ये हाईली कंट्रास्ट स्पेसिफाइड, दिस कुड बी अ bunch serpiginous area of the blood vessels. However, I would like to see the arterial and the venous phase imaging to rule out the AVM, because that would be draining into the large vein with and supplied by the artery, and I cannot appreciate any multiplicity of the lesion. ओके मैम, ये सीवीएस का केस है, ये चेस्ट का है? ये चेस्ट का नहीं है, ये सीवीएस सीवीएस का का है। है? हाँ, सीवीएस का लग रहा है। इन द लास्ट इमेज, अच्छा, आई एम लुकिंग फॉर एनी atrial vent. I cannot appreciate the atrioventricular defect. The interventricular septum appears normal, and इसमें और क्या मैम, इतनी वो मिक्सचर बना हुआ है ना। थर्ड मैम, एक चीज तो मुझे इसमें लग रहा है कि ये कोई एवीएम है, और जो है ना सेम टाइम पर स्पेसिफाई कर रहा है आर्टीरियो वेनस फेस में, लेकिन लास्ट इमेज में, अच्छा, इन द लास्ट इमेज आई कैन अप्रिशिएट देयर इज blush of contrast from the left side to the right side, which is denoted by the high density at the level of the interatrial septum. This could be a case of ASD with, अब इसमें दो पैथोलॉजीज है, एक तो मुझे इसमें ASD लग रहा है, और जो चेस्ट में आ रहा है वो जो है ना एवीएम हो सकता है। ठीक पहुंच गई, टाइम लिया लेकिन हाँ डायग्नोसिस ठीक हो गया। ठीक है। लेकिन इतना टाइम होता नहीं है वहां पे। हाँ, इतना टाइम एक्चुअल में वो फिल्मिंग वो, ठीक है। असल पे मसला वहां पे ना, जो मेन आपको आ हाँ, रहा होता है वो टाइम का टाइम वो। का ही है, वो हम्म टाइम का होता है। मतलब वो इतना कम टाइम होता है कि मतलब बहुत ही कम टाइम होता है आपके पास, ऐसे बस अल्लाह की वो जो है ना वो करम से कोई क्लिक आ जाए और आपको चीजें नजर आ जाए। बेसिकली जो मुझे पहले मैंने स्कैनो देख मैंने अपना आदत बना ली थी कि मैंने पहले स्कैनो देखना है, जो भी चेस्ट का लगेगा या जो भी सीटी स्कैन लगेगा ना, फर्स्ट मैंने स्कैनो देखनी। जब मैंने स्कैनो देखा ना, तो मुझे राइट अपर लोब पे ना मुझे बिल्कुल इसी तरह की लेन नजर आई थी, सर्पिजीनियस सी।
ना ऐसे जैसे कैल्सिफाइड मैस पढ़ाओ। ठीक है, जब मैंने उसका कंट्रास्ट इनहांस सीटी देखा तो मैंने कहा मैडम दिस इज सर्पिजीनियस वास्कुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज मोस्ट लाइकली दिस इज द आर्टेरियोवेनस malformation और इट कैन बी अ कैल्सिफाइड मैस। कहती हैं कैल्सिफाइड मैस। उन्होंने मुझे इतना डिप्रेस होके कहा ना, मैंने कहा नो मैडम दिस इज आर्टेरियोवेनस malformation। देखिए एवीएम में भी तो कैल्सिफिकेशन हो जाती है, फिर मैंने बाद में आके सोचा एवीएम में क्यों नहीं होती कैल्सिफिकेशन, हो जाती है, साइनोसाइड्स में बहुत सारी कैल्सिफिकेशन हो जाती है। तो बेसिकली वो कैल्सिफाइड ही एवीएम था, मतलब स्कैनो पे इतनी कैल्सिफिकेशन। मैंने कहा मैडम स्कैनो पे इट इज हाई डेंसिटी आ रहा है, इस वजह से मैंने ऐसे कहा, क्योंकि स्कैनो पे तो आप कंट्रास्ट नहीं देते ना, वो तो आपने पहले ही ले लिया होता है स्काउट इमेज। तो मैंने कहा मैडम दिस इज द arteriovenous malformation in the right upper lung and there is a feeding vessels arising from, वो भी मैंने बता दिया उसका। मैम कहती हैं ओके। उन्होंने मुझे पहले बताया था कि ये सीवीएस का केस है, फिर वो ये तो बड़े प्रोमिनेंट करके इमेजेस लगाई हुई है ना, वो यूजुअल सिटी था जो हम देखते हैं अपने मतलब डिपार्टमेंट में। तो मुझे कहती हैं ओके प्लीज टेल मी द चैम्बर ऑफ हार्ट। जब मैंने चैम्बर बताया ना, मैंने कहा दिस इज राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम। ये जब मैंने एट्रियम पे आई ना तो मैंने कहा मैडम देयर इज वेरी सटल सा डिफेक्ट था। मैंने कहा दिस इज अ डिफेक्ट इन द interatrial septum, so it could be a case of AST or persistent foramen ovale। तो बस उन्होंने यही सुन के फिर मुताद दी, उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन ही नहीं किया इसका बिल्कुल भी, हालांकि मुझे था कि कुछ पूछेंगे। मुझे लगा कि मैंने सब कुछ गलत कर दिया। तो चेस्ट एक्सरे में क्या है? एक्सरे में ना इसी तरह के ये जो आपको एवीएम, मुझे कहीं भी कैल्सिफाइड एवीएम की ना कैल्सिफाइड नहीं मिला स्काउट इमेज पे। ओके तो मैं ये दिखाना चाह रही थी कि इस तरह से वो था, बिल्कुल जैसे आपको ना कंट्रास्ट दिया गया हो उस जगह पे, तो इस तरह से वो राइट अपर लंग लंग में आ रहा था, तो कैल्सिफाइड था। ठीक है, तो आप मुझे ना बता दें एएसटी की टाइप्स बता दें। मैंने याद की थी एएसटी की टाइप्स भी और बाकी सारा, तो मैं एएसटी का थोड़ा सा टॉपिक वैसे। मैम ESD में मैम इसकी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है इसमें ये पेटेंट फोराmen साइनस विनोसस था आई थिंक, ठीक है साइनस डक्टस। मुझे ना 3 टाइप्स हैं, एक साइनस साइनस ये मैम प्राइमरी एक ऑस्टियम सेकंडम टाइप है, ऑस्टियम हाँ प्राइमम ओस्टियम टाइप है और प्राइमम, हाँ साइनस विनोसिस टाइप है। फिनाइलम नोसम थर्ड है। ठीक है, ये इसकी 3 टाइप्स होती हैं। जो मोस्ट कॉमन होती है वो कौन सी होती है? ऑस्टियम ऑस्टियम सेकंडम। ओस्टियम स्कैंडम। मोस्ट कॉमन टाइप इसकी जो है ना वो ओस्टियम स्कैंडम होती है, उसी को हम persistent foramen ovale भी कहते हैं। ठीक है, मतलब foramen ovale और वो एक दूसरे के डिफरेंशियल में आते हैं। वो ऊपर होती है और जो ओस्टियम प्राइमम का डिफेक्ट होता है ना वो थोड़ा सा नीचे होता है साइनस फिनोसिस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बेनिफिशियल EST? दोबारा पूछे मैम। व्हाट इज बेनिफिशियल EST? बेनिफिशियल ASD मैम अगर साथ TGA मतलब ट्रांसपोजिशन ऑफ ब्लड वेसल्स हो तो उस टाइम पे, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट स्टेंट उस टाइम TGA तो नहीं रिक्वायर्ड लिखा होता है। तीन इसकी कॉज हैं, वो बता दें। है। नहीं मुझे इस तरह मतलब बेनिफिशियल डायरेक्टली इस तरह याद नहीं है कि ये, एक मुझे ये याद है कि ये TGA के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। ठीक है, कोई और बता दे बेनिफिशियल EST। अच्छा देखिए, बेनिफिशियल EST बेसिकली 3 में होता है। एक होता है ट्राइकस्पिड एट्रेजिया में, दैट इज वेरी बेनिफिशियल। अगर आपका ठीक है। ट्राइकस्पिड एट्रेजिया है ना तो आपके लिए EST इज अ ब्लेसिंग। ठीक है, तो वहां से वो ब्लड जो है ना वो जाएगा सीधा, मतलब एट्रियम से राइट से लेफ्ट में, राइट टू लेफ्ट शंट हो जाएगा। और एक होता है TAPVR, टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, इसमें भी ये बेनिफिशियल EST आएगा। और एक है हमारे पास हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली शंट एज ए वर्क शंट करता है बाकी अपनी ब्लड सप्लाई को ना मेंटेन के लिए। तो ये भी आपको आना चाहिए बेनिफिशियल EST। अगर AST का केस लगे तो भी पूछ सकते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट होके लिखा हुआ है डैनाट में। ठीक है, ओस्टियम प्राइमम है, ओस्टियम स्कैंडम है, और साइनस विनोसा। हाँ एक होती है ल्यूटम बेकर बैचर सिंड्रोम। वो क्या होती जी है? मैम उसके अंदर इसके साथ एसोसिएशन अगर लूटम बैचर में MS की होती है इसके साथ।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ल्यूटन बैंकर सिंड्रोम है ही सिर्फ ये 2 चीज़ें, ASD और MS। अगर ये जी है ना तो वो ल्यूटन बैंकर, ये इसको याद कर लें। मतलब कोई बहुत ही अजीब सा ही एग्जामिनर पूछेगा ये, वैसे उस टाइम पे एग्जामिनर इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते, उन्हें पता मतलब कुछ हो जाते हैं एज IIM में MCQ आया था ल्यूटन बैंकर सिंड्रोम। सही। ठीक है, आया था ना तो इसका मतलब है आ सकता है। जो चीज़ एक दफा आई है ना तो उसको बंदा फिर नहीं इग्नोर कर सकता। ये याद है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हमारा EST का केस हो गया। AST 7 को, इसलिए हार्ट चैम्बर देखने आने चाहिए, उसके सेप्टम देखने आने चाहिए आपको, और ये CT पे। ठीक है, मेरे ख्याल से हो गए हैं 6 केस। ठीक है, बस हमारा जो है ना वो हो गया, बाकी इंशाल्लाह हम फिर कभी करेंगे। जी मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। मैं चैट नहीं पढ़ सकती, चैट में पता नहीं क्या मैसेजेस थे, वो फिर आप मुझसे ना ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके मैम।